जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? बच्चा कहता है वधिया ही वधिया। सर तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। अच्छा, कई बच्चे मुझे बहुत याद कर रहे हैं। कल मुझे आपके मैसेज पढ़ के इतना अच्छा लगा ना, बच्चे कह रहे सर यार लाइव सेशन नहीं आज, आज सर ने लाइव क्यों नहीं लिया, ये क्या हुआ, ये वो हुआ। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बच्चे इतना प्यार करते हैं मुझे। बट एक बात ध्यान देना सर, आज भी हमारा लाइव नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता था, मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि आपका सिंगल क्लास भी खराब हो, क्योंकि सर टाइम बहुत क्रूशियल है, सिंगल डे क्रूशियल है। क्योंकि हमारे एरिया में नेटवर्क इशू चल रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले तूफान आ गया था, आपको पता होगा, आपके एरिया में भी आया होगा। तो वहाँ पे जो मतलब टावर होते हैं, मतलब जहाँ से वाईफाई की लाइनें होती हैं, तो वो टावर गिर गई, मतलब टावर में कोई प्रॉब्लम आ रखी है, तो उसको 1-2 दिन सही होने में लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं लाइव आऊँ और बीच में बार बार बफरिंग हो, सारी की सारी क्लास हमारी ख़राब हो जाए। तो बेटर ये है कि उसको मैं लाइव प्रीमियर चला दूँ, ताकि मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ना क्लास मिस ना करे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझे जी, ठीक है जी। तो जितने बच्चे सारे सामने बैठे हैं ना, ध्यान रखना सर, क्लास में सिंगल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैं आपका सिंगल मैसेज पढ़ रहा हूँ, और कल फिर मैं आकर ना पूरी लिस्ट बना के लेके आऊँगा जब मैं कल लाइव आऊँगा। उम्मीद करूँगा आज शाम तक, वो कह रहे थे कि प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ठीक है जी। कंप्लेन सबने की हुई है, आज शाम तक उम्मीद है प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और अगर कल मैं लाइव आया, मैं सिंगल बच्चे का यहाँ पे नाम लूँगा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, ठीक ना। फिर देखना, फिर तुम्हारी शामत लूंगा, फिर मत कहना कि सर आपने हमारा नाम क्यों लिया, आपने हमें नालायक क्यों कहा, ठीक है। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, आओ जी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें, अच्छा आपको बताओ, कल रात को 10 बजे मुझे लाइव आना था, बट मैं लाइव आ नहीं पाया था। और कल हमें चैप्टर करना था रिटर्न ऑफ इनकम और पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद ही फिर दोबारा मैं 10 बजे आऊँगा जी, इसके बाद ही फिर दोबारा मैं 10 बजे आऊँगा, और 10 बजे प्रीमियर चलेगा। उसमें हम एक फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है जी। वैसे आज हमें रात को 10 बजे नया चैप्टर स्टार्ट करना है कॉम्पोजिशन स्कीम का, ठीक है। बट वो रिटर्न वाला चैप्टर हमारा हो नहीं पाया था, इसलिए पहले ये क्लास में देने जा रहा हूँ, फिर रात को 10 बजे दोबारा से लाइव प्रीमियर चलेगा, और सब बच्चों ने उस क्लास को भी अटेंड करना है जी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, कल मैंने देखा था बच्चे काफ़ी कम बैठे हैं, ये बिना बात का अपना नुकसान मत करो सर, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और कई बच्चों को ये पता ही नहीं है कि क्लास थी या नहीं थी। तो आपको मैं कितनी बार कह चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, कंप्लीट डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, क्योंकि कई बच्चे अगर नहीं जुड़े ना, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने पहले भी कहा था कि टेलीग्राम पे सारे बच्चे जुड़ जाना, अगर कोई भी चेंजेस होंगे वो सारे मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, ठीक है। नहीं तो कई बच्चे मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यार विवेक सर ने ऐसा क्यों किया, विवेक सर ने ऐसा क्यों किया, नालायक ऐसे बच्चे होते हैं जी, ठीक है। चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आओ जी क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट, सारे बच्चे जितने सामने बैठे रही। आज हमें चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो रिटर्न अंडर जीएसटी, और एक हमें चैप्टर कंप्लीट करना है पेमेंट ऑफ जीएसटी का, ठीक है। अब एक बार चेक करना, ये चैप्टर वैसे कल हमें कंप्लीट करना था, बट कल हम सेशन ले नहीं पाए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें चैप्टर, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ सर क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना, सबकी चैट पढ़ रहा हूँ, सिंगल बच्चे की। जल्दी बताओ क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं जी। एक बार चैप्टर का नाम बोलो फटाफट से, आज हमें स्टार्ट कौन सा करना है। आज हमें चैप्टर की रिवीजन हमें स्टार्ट करनी है, रिटर्न अंडर जीएसटी। आपका चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, एग्जाम में इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली फॉर्म नंबर वाले बनते हैं जी, ठीक है। अब जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, आपको पता होगा शायद जीएसटी में आपके जीएसटीआर के कई सारे फॉर्म नंबर होते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करने के। जैसे याद करो, इनकम टैक्स में ना आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक आपके सारे फॉर्म नंबर होते हैं। ऐसे जीएसटी में जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक आपके रिटर्न फाइल करने के फॉर्म नंबर होते हैं। अब कौन सा फॉर्म किस केस में रिटर्न फाइल करनी है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी फॉर्म फाइल करने की, वो सारी बातें आज हमें देखनी है। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना, इस चैप्टर में ना मेरे समझाने वाली बातें कम हैं, आपके समझने वाली बातें ज़्यादा हैं। मतलब इसमें मुझे आपके एफर्ट्स चाहिए, मेरे एफर्ट्स ज़्यादा। रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके इतने सारे फॉर्म नंबर हैं, अगर फॉर्म नंबर ही याद नहीं होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, और बिना फॉर्म नंबर के नंबर भी नहीं मिलेंगे जी। आप सब जानते हो, अगर एग्जाम में मान लो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन बना और अगर फॉर्म नंबर ही याद नहीं होगा तो फ्री में एक नंबर चला गया। और अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल वाला है, उनसे पूछ ले, बताओ इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, आईटीसी वाले केस में, एनआर वाले केस में, कॉम्पोजिशन लेवी वाले केस में रिटर्न अगर फाइल करनी होती है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी और फॉर्म नंबर क्या होंगे। अगर फॉर्म नंबर ही याद नहीं होंगे, अगर फॉर्म नंबर लिख के नहीं आओगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे।
तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि इस चैप्टर में मेनली हमें ध्यान रखना है कि आपके कौन सी रिटर्न कब फाइल होगी, उसकी ड्यू डेट क्या होगी और कौन सा पर्सन कौन सा फॉर्म नंबर फाइल करेगा, ये सारी बातें हमें यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, अच्छा इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आप सबने चैप्टर वैसे घर के अंदर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया होगा और अपने क्लासेस के अंदर ही पढ़ा होगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जीएसटी में ना रिटर्न फाइल करने के वैसे टोटल मिला के सेक्शन तो काफ़ी सारे हैं, बट मेन आपके 3 सेक्शन हैं। एक तो सेक्शन नंबर 37 होगा, एक 38 होगा और एक 39 होगा। 37 जो बात करता है वो बात करता है कि अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई की है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब समझ में आ गया ना, क्योंकि आईटीसी वाले चैप्टर में इन दोनों बातों को हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा कि इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब मुझे फटाफट से बोलो, पूरी फैमिली मुझे बोलेगी आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी सामान सेल करूंगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे, और अगर कोई सामान मैं परचेज करूंगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड सप्लाई बोलेंगे। ये भी बात क्लियर है। अब अगर मान लो कोई सप्लाई मैंने आउटवर्ड सप्लाई की होगी, उसकी डिटेल हम कैसे फाइल करेंगे, वो सारी बातें सेक्शन नंबर 37 में है। और अगर कोई मैंने परचेज किया होगा, इनवर्ड सप्लाई की होगी, उस केस में क्या होगा, वो सारी की सारी बातें आपकी 38 के अंदर आएंगी। और 39 ये बात कहता है कि जो भी आपको नेट जीएसटी पे करना पड़ेगा उस केस में रिटर्न फाइल कौन सी करोगे, दैट इज सेक्शन नंबर 39 में भी। अगर आपको बताओ इस टाइम जीएसटीआर 3 भी जारी है जी। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत ऑफिस में काम कर रहा है या काम नहीं भी कर रहा, टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये बात ध्यान देना कि जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 11 तक आपके फोन नंबर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मेन बात ये ध्यान देने वाली है। अब बच्चा कई बार ये बात कहता है, सर जैसे मान लो मैंने आउटवर्ड सप्लाई की है, भाई मैं दिन में 1000 लोगों को सामान सेल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये चिंटू है, ये चिंटू मेरे पास चिप्स का पैकेट लेने के लिए आया, इस मिंटू को मैंने चिप्स का पैकेट सेल किया, इस पिंटू को मैंने मान लो चिप्स का पैकेट सेल किया, सीमा को मैंने चिप्स का पैकेट सेल किया, मीना को मैंने चिप्स का पैकेट सेल किया। अब मान लो अगर मैंने दिन में हजारों कस्टमर को सामान बेचा है, तो क्या हर पर्सन की अलग अलग क्या इनवॉइस डिटेल मुझे अपलोड करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि अगर तूने सप्लाई की है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है, क्योंकि सप्लाई दो तरह से होती है, या तो होती है B2B या होती है B2C। B2B का मतलब क्या होगा, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। B2C का मतलब क्या होगा, बिजनेसमैन टू कस्टमर। अब एक बात मैंने सोच के बोलना सर, अगर आप भी बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेसमैन हूं, आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा मुझे 100 चिप्स के पैकेट चाहिए, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर आप बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेसमैन हूं, आपको टैक्स इनवॉइस चाहिए होगा, रीजन बिंग क्योंकि आप आईटीसी क्लेम करोगे, ये बात तो क्लियर है। बट अगर वही बिजनेसमैन टू कस्टमर होंगे तो नॉर्मली उस केस में अगर हम इनवॉइस नहीं भी इशू करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बिंग क्या, क्योंकि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई सप्लायर है, अगर वो रिसीवर को सप्लाई करेगा, उस केस में क्या उसको हर इनवॉइस की डिटेल जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई है और अगर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं तो इनवॉइस वाइज डिटेल मस्ट बी अपलोडेड। मतलब B2B वाले केस में इनवॉइस वाइज, मतलब हर इनवॉइस आपको, हर इनवॉइस, मैं दोबारा कह रहा हूं जी, हर इनवॉइस आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वैल्यू 500 रुपए की हो, चाहे वैल्यू 200 रुपए की हो, चाहे वैल्यू 2 लाख रुपए की हो, चाहे वैल्यू 2 करोड़ रुपए की। बट अगर B2C के बीच में हो रही है, B2C का मतलब क्या था, बिजनेसमैन टू कस्टमर के बीच में सप्लाई हो रही है। अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है, अगर सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है, फिर तो गवर्नमेंट कहती है कंसोलिडेटेड डिटेल जो होगी वो तुम अपलोड कर देना। कंसोलिडेट मींस क्या हो गया कि तुम्हें अलग अलग इनवॉइस अपलोड नहीं करने, उन सारे इनवॉइस को कंसोलिडेट करके फिर वो एक कंसोलिडेट इनवॉइस जो होगा वो अपलोड कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर B2C में अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है और अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है फिर तो इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर नहीं है उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात गवर्नमेंट यहाँ पे बात कहना चाह रही है जी, ठीक है जी। अब कितने बच्चे सामने बैठे हैं, अपने बाल पकड़ के बैठे हैं, कह रहे हैं भाई साहब ये बात सर क्या कह रहे हैं, बात हमें समझ में नहीं आ रही। मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे तोरी कलर के बच्चे, एक बात बताओ, इसका मतलब सिंपल सा तो है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत क्लास के अंदर अगर सही ढंग से पढ़ा हो, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आपको आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब जो मैंने परचेज किया होगा, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो मैंने सेल किया होगा। तो गवर्नमेंट सेल करने वाले को बोल रही है कि भैया जब तू सेल करेगा तो इनवॉइस काटेगा ना, वो इनवॉइस तुझे जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब वो अपलोड कौन से करने पड़ेंगे भाई? B2B काम की है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस काम की है, फिर तो इनवॉइस वाइज, मतलब हर इनवॉइस तुझे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगले वाला पर्सन आईटीसी क्लेम ही तब कर पाएगा जब मैंने उसका इनवॉइस अपलोड किया होगा, और अगर इनवॉइस ही अपलोड नहीं किया होगा तो उस केस में आईटीसी लेने में दिक्कत आ जाएगी। सर आपसे बढ़िया पूरे विश्व में अब कोई नहीं जानता, याद करो आईटीसी के चैप्टर में रूल नंबर 36 हमने किया था। आईटीसी के चैप्टर में मेरे बच्चे रूल नंबर 36 हमने किया था। 36(4) ये बात कहता है कि अगर सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा उस केस में आईटीसी लेने में दिक्कत आएगी।
ये बात तो की ना। तो वही गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर आपने B2B काम किया तो हर इनवॉइस की डिटेल आपको अपलोड करनी है, बस ये बात ध्यान दो। हाँ, अगर B2C है, इंट्रा स्टेट है, तो इनवॉइस वाइज मत करो, पूरे मतलब टाइम में जो कंसोलिडेटेड इनवॉइस होंगे ना वो तुम अपलोड कर देना। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई की है तो अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है फिर तो इनवॉइस वाइज डिटेल इशू करनी है, और अगर वैल्यू 2.5 लाख तक होगी उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी बातें सेक्शन नंबर 37 में लिखी हैं जी। ये बात क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हो गई आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा, अब सेक्शन नंबर 38 ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई इनवर्ड सप्लाई होगी उसकी डिटेल भी जरूरी है, उसकी डिटेल भी फाइल करना जरूरी है। अब इनके फॉर्म नंबर कौन कौन से होंगे, रिटर्न कौन सी होंगी, वो हमें यहाँ पे चेक करना है जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे टाइमलाइन कैन बी समराइज एज अंडर। अब यहाँ पे आपकी टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक तो आपको टाइमलाइन बहुत ध्यान से देखनी है कि ड्यू डेट क्या है और कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करने, वो भी बहुत ध्यान से देखना है जी। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट कहना चाह रही है GSTR 1। अब GSTR 1 का मतलब क्या है जी? अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन अगर अपनी आउटवर्ड सप्लाई करेगा, मतलब अगर आगे सेल करेगा, उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी GSTR 1 में। कब फाइल करनी पड़ेगी? अगले महीने की 11 तारीख से पहले। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई की बात करोगे, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, मैंने कोई भी सामान सेल किया है, तो मुझे उसकी डिटेल फाइल करनी पड़ेगी। कब फाइल करनी पड़ेगी? अगले महीने की 11 तारीख से पहले। अच्छा, ये फाइल कौन करेगा? जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होंगे ना, वो इस डिटेल को फाइल करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो इस डिटेल को फाइल करेंगे, कुछ लोगों को छोड़ के। किन लोगों को छोड़ के? जो एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया जी। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कॉम्पोजिट स्कीम ली है वो ये फाइल नहीं करेंगे। TDS वाले हो गया, TCS वाले हो गया, OIDR के सर्विस वाले हो गया, ये लोग जो होंगे ये GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे। इनके लिए अलग अलग फॉर्म है जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग मैंने बाहर निकाले हैं या जो लोग गवर्नमेंट ने बाहर निकाले हैं वो रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे। वो रिटर्न फाइल करेंगे, उनके अलग से फॉर्म नंबर होंगे, वो GSTR 1 में डिटेल फाइल नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, क्या कह रहे हो आप? बच्चा कह रहे हैं सर बट अभी तो हमारा GSTR 1 जा रहा है, नहीं जा रहा? GSTR 1 तो मेरे बच्चे जा रहे हैं, GSTR 1 भी जा रहा है, GSTR 3 भी जा रहा है, GSTR 2 सस्पेंडेड है और GSTR 3 भी सस्पेंडेड है। ठीक है, तो GSTR 2 की ड्यू डेट बट आपको जरूर याद करनी है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकती है। अभी GSTR 2 अभी नहीं जा रहा, इन फ्यूचर में दोबारा से कभी भी रिवाइज हो सकता है, इसलिए एक्ट में उन्होंने डिलीट नहीं किया। तो मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्ट में डिलीट नहीं किया, एक्ट में GSTR 2 आज भी है, बट हाँ अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में फॉर्म नंबर पूछेंगे कि हाँ भाई इनवर्ड सप्लाई किस में फाइल होती है, तो वो GSTR 2 है। देखो जी, ठीक है, तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो है वो GSTR 1 के अंदर जाती है। GSTR 2 वैसे अभी सस्पेंडेड है, इसकी जगह पे अभी GSTR 2A जो फॉर्म नंबर है ना, GSTR 2A हमारा ITC जो है वो 2A में शो होता है। ठीक है, बट ऐसे कई सारे फॉर्म नंबर हैं, वो सारे फॉर्म नंबर आपको याद नहीं करने, वो सारे फॉर्म नंबर याद नहीं करने। जो फॉर्म नंबर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करके दे रहा हूँ जी, वही फॉर्म नंबर याद करने, उसके अलावा कोई फॉर्म नंबर याद नहीं करने जी। ठीक है, एक बार चेक करो, देखो जी। अब अगर डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड सर्विस अफेक्टेड क्लेमिंग ITC मंथली बेस पे अगले महीने की 15 तारीख को फाइल करनी है, कौन फाइल करेगा? नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन ये लोग फाइल करेंगे, बट अभी सस्पेंडेड है, प्रैक्टिकल लाइफ में GSTR 2 अभी जान नहीं दी। उसके बाद एक है फिर GSTR 3। GSTR 3 कौन सी है? मंथली रिटर्न। मंथली का मतलब क्या है कि जो भी आपको नेट पेमेंट करनी होगी GST की वो इस रिटर्न के थ्रू करोगे, ये भी अभी सस्पेंडेड है। वैसे जाती कब है? अगले महीने की 20 तारीख को। कौन फाइल करेगा? नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, बट अभी GSTR 2 और 3 सस्पेंडेड है, अभी GSTR 3 भी जो है ये प्रैक्टिकली जारी है जी। एक बार चेक करना 3B में क्या लिखा हुआ है? सिंपल रिटर्न इन विच समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अलोंग विद ITCs डिक्लेयर एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज अफेक्टेड बाय द टैक्स पेयर। मतलब जब आपकी नेट पेमेंट करनी होगी, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे गवर्नमेंट को कितना GST देना है और मुझे गवर्नमेंट से कितना GST लेना है, तो जो नेट GST पे करूंगा वो अगले महीने की 20 तारीख को पे करूंगा, और ये फाइल कौन करेगा? नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। बस ये बात ध्यान दो, तो बस ये बात ध्यान देना जी। GSTR 1 एक बार दोबारा बोला जी, GSTR 1 वैसे आउटवर्ड सप्लाई का है, GSTR 2 वैसे इनवर्ड सप्लाई का है, GSTR 3 मंथली रिटर्न का है, बट 1, 2, 3 में से 2 और 3 सस्पेंडेड है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या फाइल करवाई? GSTR 3B। और GSTR 3B इज ए समरी रिटर्न जिसमें आउटवर्ड सप्लाई और ITC की कंप्लीट डिटेल होगी, और जो भी नेट GST की पेमेंट करेंगे वो GSTR 3B के थ्रू करेंगे, और पेमेंट करने की ड्यू डेट जो होगी वो अगले महीने की 20 तारीख होगी, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। ठीक है नी? अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ जी, अभी 10 बजे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी।
मतलब जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं जीएसटी में, उनको गवर्नमेंट एक स्कीम देती है, उस स्कीम का नाम क्या है, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम होती है। अब उस केस में जो रिटर्न का फॉर्म नंबर फाइल करेंगे, उस केस में जो रिटर्न का हम फॉर्म नंबर फाइल करेंगे, वो फॉर्म नंबर फाइल करेंगे जीएसटीआर 4। अच्छा, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एक दो बार एग्जाम दिए होंगे, उनको पता होगा जीएसटीआर 4 पहले क्वार्टरली आता था, अब वो हो चुका है एनुअली। मतलब जीएसटीआर 4 जो कॉम्पोजिशन लेवी की रिटर्न है, वो हमें क्वार्टरली फाइल नहीं करनी, वो फाइल करनी है एनुअली। और एनुअली कब फाइल करनी है, अगले महीने की, सॉरी अगले साल की, मतलब जब ये साल मेरा खत्म होगा 30 अप्रैल तक मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, जीएसटीआर 4 रिटर्न फॉर ए टैक्स पेयर, रिटर्न फॉर ए टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, एनुअली फाइल करेंगे जी। और एनुअली कब फाइल करेंगे, 30 अप्रैल को फाइल करेंगे। कॉम्पोजिशन डीलर जो होंगे वो ही रिटर्न फाइल करेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मुझे फटाफट से बताओ जी, अभी तक हमने 4 फॉर्म नंबर किए हैं, कौन कौन से किए हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4। एक बार दोबारा से, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 या जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई, और कब फाइल करेंगे, अगले महीने की 11 तारीख को। अच्छा, कुछ केस में लोग यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ केस में लोगों को ये होगा कि यहाँ पे 10 तारीख की डेट है, आंसर इज नो। 10 तारीख की डेट अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, 11 तारीख की डेट यहाँ पे आएगी जी। अब पहले 10 तारीख हुआ करती थी, अब नई डेट जो है वो 11 तारीख है, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो जीएसटीआर 1 अगले महीने की 11 तारीख, जीएसटीआर 2 इनवर्ट सप्लाई अगले महीने की 15 तारीख जो प्रैक्टिकली अभी नहीं जारी, जीएसटीआर 3 अगले महीने की 20 तारीख जो प्रैक्टिकली नहीं जारी, बट जीएसटीआर 3 भी जारी है अगले महीने की 20 तारीख को, जहां पे आपके आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी की डिटेल होगी और नेट पेमेंट जो होगी वो जीएसटीआर 3 भी के थ्रू हो जाएगी। फिर जीएसटीआर 4 जो है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं, वो फाइल करेंगे जीएसटीआर 4 क्वार्टरली बेस पे नहीं, मंथली बेस पे नहीं वो फाइल करेंगे, वो एनुअली बेस पे फाइल करेंगे। जहां साल खत्म होगा उसके 30 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करनी होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद देखो जीएसटीआर 5। अब ये जो जीएसटीआर 5 है, ये जीएसटीआर 5 क्या जी, रिटर्न फॉर ए नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होंगे ना, जो एनआर टैक्सेबल पर्सन होंगे, वो रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 5 में। दोबारा कह रहा हूं जी, जो एनआर टैक्सेबल पर्सन होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 5 में। एक बार चेक करना 5 में फाइल कब करनी है, वो अगर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करनी है, या जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी एक्सपायरी होगी। मे बी अगर आपको पता हो सर, अगर किसी बच्चे ने क्लास में रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर सही ढंग से पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि एनआर को जो रजिस्ट्रेशन मिलता है ना, वो 90 डेज तक के लिए मिलता है, और 90 डेज की एक्सटेंशन होती है। अब अगर मान लो किसी को फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट मिला 25 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मिला, तो गवर्नमेंट कह रही है कि एक तो अगले महीने की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, और जहां उसकी एक्सपायरी है 25 दिन के बाद, वहां से 7 दिन काउंट कर लो। तो यहां से 7 दिन काउंट कर लो, और अगले महीने की 20 तारीख जो भी अर्लियर होगा उसके बेस पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 5 में, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब ये कई बच्चे ना ऐसे आंखें खोल के बैठे हैं, कह रहे यार एनआर वाले केस में कहाँ पढ़ा था 90 डेज प्लस में 90 डेज। नालायक को याद करो, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जो आपके सेक्शन नंबर 25 से लेकर 30 तक थे, उसमें हमने एनआर की भी बातें की थी। नहीं विश्वास, एक बार नोट खोल के देख लेना, वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि एनआर वाले केस में 90 डेज प्लस में 90 डेज एक्सटेंशन मिलता है जी। मतलब नॉर्मल केस में 90 है और 90 डेज का एक्सटेंशन भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपकी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एनआर है तो एनआर की भी एक लिमिट है कि इतने टाइम का मिलेगा, उसके बाद फिर उसे दोबारा से, अब सोच के बोला, आप सब जानते हो 182 डेज के बाद तो वैसे रेजिडेंट बन जाएगा, और जैसे ही वो रेजिडेंट बन जाएगा फिर उसको दोबारा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो नॉर्मल वाला लेना पड़ेगा, फिर ये वाला लेना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एनआर कोई भी इंडिया में आएगा वो 15, 20, 30, 40 दिन के लिए आएगा जी। तो अगर वो इतने दिन के लिए आएगा, मान लो 50 दिन के लिए आएगा, 60 दिन के लिए आएगा, हम 90 दिन का सर्टिफिकेट देंगे, प्लस में 90 डेज एक्सटेंशन और कर सकते हैं अगर जेन्युइन रीजन होंगे जी। बट आपको जो रिटर्न फाइल करनी है अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करनी है, और जो भी आपकी एक्सपायरी डेट होगी वहां से 7 दिन विच एवर अर्लियर जो होगा वह आपको रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद देखो जीएसटीआर 5A, ये 5A किन की है, जो OIDR की सर्विस होती है। याद करो सप्लाई के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था अगर कोई आपने सर्विस इंपोर्ट की होगी और वो नोट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी, तो मुझे फटाफट से बोलो वो सर्विस हमारी एग्जम्प्ट होगी, बट किसको छोड़ के, OIDAR की सर्विस को छोड़ के। और जो OIDR की सर्विस है, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल की सर्विस है, उस केस में जो रिटर्न फाइल करनी है वो फाइल करनी है मंथली। कब फाइल करनी है, अगले महीने की 20 तारीख को, बस ये बात ध्यान देना चाहिए,
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंथली रिटर्न फॉर OIDR सर्विस 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और OIDR की सर्विस यहाँ पे आपकी निकल के आ रही है जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी GSTR 6। अब GSTR 6 फाइल करना है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जी। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, याद करो अपने क्लास में एक चैप्टर किया था ISD का, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ISD का मतलब क्या होता है कि किसी और के बिहाफ पे सर्विस लेके, मतलब फॉर एग्जांपल आगे से सर्विस लेना, उस सर्विस का बेनिफिट अपनी ब्रांचेस को देना, और फिर जो तुमने आईटीसी क्लेम किया उस आईटीसी को अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना टर्नओवर की रेशियो में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी। तो जिन लोगों ने क्लास में आईएसडी का चैप्टर पढ़ा है जी, आईएसडी वाले केस में क्या था कि आप आगे से सर्विस लेते हो, अपनी ब्रांचेस को देते हो, उसका इनवॉइस तुम्हारे नाम पे कटता है, और जो क्रेडिट तुम बुक करते हो उसको अपोर्शन करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो टर्नओवर की रेशियो में। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो लोग आईएसडी हैं उन्हें रिटर्न फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, जीएसटीआर 6 में, और मंथली बेस पे फाइल करनी है, एनुअली बेस पे फाइल नहीं करनी। और टाइम लिमिट क्या है, अगले महीने की 13 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान दो। उसके बाद जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है नहीं। याद करो जीएसटीआर 7 किसका है, ये जो बच्चे चैट बॉक्स में चैटिंग नहीं कर रहे ना, उनको लग रहा है कि भाई यार चल क्या रहा है यार, ये तो ऐसे लग रहा है नींद सी आ रही है, सर मुजरा करके क्यों नहीं दिखा रहे, काश सर मुजरा करके दिखा दें। नालायकों, मैं मुजरा करने के लिए नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, कई बच्चे, एक तो सुन लो ध्यान से, कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं सर ये डिटेल में समझा दो। तो सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं एक लाइन कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि मैं यहाँ समझाने के लिए नहीं आया, मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए आऊँ। सर समझ तो हम क्लास में चुके हैं, एक बात बताओ, मतलब एक एक चैप्टर पे अगर हमने 5-5 लेक्चर लगाए हैं वो समझने के लिए हमने लगाए थे, और जो 100 मतलब टोटल मेरे ख्याल से 50 लेक्चर रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता होगा, 50 लेक्चर हमारे जीएसटी में लगे हैं। 50 लेक्चर मीन्स अप्रोक्सीमेट मतलब 110 मतलब 120 घंटे ग्राउंड जीएसटी है, तो वहाँ हमने समझा ही था। मैं कई बच्चों को मैसेज देख के सानू इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े, वो कह रहे हैं सर इसको समझा दो, मतलब अब उनको समझना है, नाले को अब रिवाइज करना है। हाँ डाउट्स है छोटे मोटे वो मुझसे क्लियर कर लो, बट अगर आप कहोगे सर ये पूरा चैप्टर ही डिटेल में समझा दो, सर वो तो दिक्कत आ जाएगी। और आप खुद समझो 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास को जब मैं 31-35 घंटे की रिवीजन क्लास में लेके जा रहा हूं, तो मतलब डबल मैंने रिवीजन कर दी है। तो इससे जबरदस्त, इससे बड़ी रिवीजन नहीं हो सकती सर, इससे बड़ी रिवीजन नहीं हो सकती सर। इतने तो लोग तो 30 घंटे में जीएसटी खत्म कर देते हैं, सही बता रहा हूं मैं। आप तो 30 घंटे में रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी भी एक मजबूरी है सर, टाइम कम है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर पॉइंट को समझाने की, हर पॉइंट को, ताकि आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए। बट अगर आप ये कहो कि सर ये पूरे डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये करके वो करके, तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर तो ये रिवीजन खत्म ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आपने क्लासेस में सही ढंग से पढ़ा हुआ, कहीं से भी ली हैं, सब जगह बढ़िया हैं जी, सब जगह बढ़िया हैं, कहीं से भी क्लासेस ली हैं, अगर आपने वहां एक बार पढ़ा हुआ है ना, तो रिवीजन क्लास में गारंटी आपको रिकॉल हो रहा होगा जी, ठीक है। बाकी हाँ, कोई आपको पर्सनल कोई एक आधे पॉइंट में डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो जी, ठीक है। मैं आपको ऑडियो नोट भेज दूंगा कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। बट अगर आप ये कहो जी 1000 बच्चों के बीच में कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा दो, वो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑलमोस्ट रिवीजन करने आ रहे हैं जी। जिन्होंने पहले सही ढंग से पढ़ा हुआ है ना, वो तो बल्कि मुझे मैसेज ये कर रहे हैं सर थोड़ा सा ना फास्ट कराओ, क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हमें रिवीजन करनी है बस। बट मैं उतनी फास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सारे बच्चे लेके चलने हैं। महाराज जिसने पहले पढ़ा ही नहीं है वो कह रहा है कि डायरेक्टली रिवीजन से ही करूंगा, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है जी। उसको रिवीजन से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिवीजन क्लास से वही बच्चा समझ पाएगा जिसने पहले थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा होगा। समझ रहे हो नालायकों, हाँ या ना तो बोल दो। बच्चा कह रहे हैं हाँ हाँ समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब जीएसटीआर 7 और 8 की बात करेंगे। जीएसटीआर 7-8 क्या है, एक ना आपके जीएसटी में चैप्टर है टीडीएस और टीसीएस का जी। एक जीएसटी में चैप्टर है टीडीएस और टीसीएस, उसको भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा जी। टीडीएस वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, बच्चा कहता है सर टीडीएस तो इनकम टैक्स में होता है। यस, इनकम टैक्स में भी टीडीएस होता है, जीएसटी में भी टीडीएस है। इनकम टैक्स में भी टीसीएस होता है, जीएसटी में भी टीसीएस है। और टीसीएस कौन काटता है ये तो आप सब जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9(5). याद करो मैंने कहा था कि जहां पर ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल नहीं होंगे, वहां पर ईसीओ जो होते हैं वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं। अब ये टीडीएस किस केस में काटना है, इतनी बात बता दूं कि टीडीएस अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर वैल्यू 2.5 लाख तक होती है उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अब मान लो मैंने पेमेंट की है, मैंने टीडीएस काटा, मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ईसीओ ने अगर किसी को पेमेंट की है, टीसीएस कलेक्ट किया, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो रिटर्न फाइल कौन सी करनी है, जीएसटीआर 7 जीएसटीआर 8 फाइल करनी है अगले महीने की 10 तारीख को। मतलब जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया या जिस मंथ में टीसीएस कलेक्ट किया उसे अगले महीने की 10 तारीख से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। ये बात यहाँ पे लिखी है जी, ठीक है। तो ड्यू डेट और फॉर्म नंबर दिमाग के अंदर चलने चाहिए जी, क्योंकि अगर ये दोनों याद होंगे तो रिटर्न का चैप्टर बिल्कुल ईजी बन जाएगा जी। उसके बाद देखो जी
फिर जीएसटीआर 9, आप सब जानते हो जीएसटीआर 9 हमारा कैरी, याद करो जीएसटीआर 9 हमारा एनुअल रिटर्न कैरी, जीएसटीआर 9 हमारा एनुअल रिटर्न का है, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, अगले साल, मतलब जो साल हमारा खत्म होगा अगले साल की 31 दिसंबर या उससे पहले आपको एनुअल फाइल करनी पड़ती है। अब कई सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज पता क्या होते हैं, कहते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, कोविड के चक्कर में सर इतनी रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है आप सोच भी नहीं सकते, इनकम टैक्स की रिटर्न भी एक्सटेंड हुई है और जीएसटी की भी हुई है, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ में नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंशन चल रही है वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल क्या है, जो डेट आपके एक्ट में लिखी है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो कितनी बार एक्सटेंड होती है, तो क्या वो सारी नई डेट हमें याद करनी पड़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि आपकी नई नई एक्सटेंशन क्या है वो हमारे काम की नहीं है, हमारी एक्ट में डेट क्या लिखी हो उसके बेस पे हमारा काम आएगा जी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, तो ये नहीं कहोगे सर लेटेस्ट ड्यू डेट ये है जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके बताइए, आंसर इज नो। आपको आंसर क्या लिखा है, 31 दिसंबर या उससे पहले आपको एनुअल फाइल करनी पड़ती है जी। उसके बाद देखो जी यहाँ पे लिखा है ना, एनुअल रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी टीडीएस कॉम्पोजिट टीसीएस नॉन रेजिडेंट पर्सन, और जीएसटीआर 9A जो है वो किन के लिए है, जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं, जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले होते हैं वो भी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, कब फाइल करते हैं, 31 दिसंबर या उससे पहले। तो जीएसटीआर 9 भी एनुअल है, जीएसटीआर 9A भी एनुअल है, जीएसटीआर 9 नॉर्मल लोगों के लिए है, और जीएसटीआर 9A जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो लेते हैं, मतलब जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे जो वो स्कीम लेंगे वो जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उसकी भी ड्यू डेट बिल्कुल सेम है जी। उसके बाद 9B भी एनुअल है, किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जी, और डेट बिल्कुल सेम है 31 दिसंबर या उससे पहले, 31 दिसंबर या उससे पहले। अच्छा नेक्स्ट मंथ लिखा है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यहाँ ना 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब अगले साल के 31 दिसंबर, जैसे ये साल हमारा 31 मार्च खत्म होगा, ये साल हमारा 31 मार्च खत्म होगा, तो अगले साल के 31 दिसंबर या उससे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद जीएसटी 9C है, जीएसटी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। याद करो अपने अकाउंट्स में 11वीं 12वीं के अंदर अगर आप बीकॉम किया तो बीकॉम में एक चैप्टर क्या होगा, रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट का। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जीएसटी में भी हम अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं, और जो जीएसटी रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट जाती है वो जाती है जीएसटी 9C में, कब जाएगी, वही सेम डेट इसकी होगी जी, 31 दिसंबर या उससे पहले, बट कब, नॉर्मल टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 2 करोड़, मतलब अगर टर्नओवर इनके 2 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जाती है, अगर 2 करोड़ तक होगी उस केस में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद जीएसटीआर 10 फाइल करेंगे, कब फाइल करेंगे, फाइनल रिटर्न जी। फाइनल का मतलब है कि अगर मान लो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल हो गया या मैंने सरेंडर करवा दिया अपनी ही मर्जी से कि मुझे अब जीएसटी में काम नहीं करना जी, मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, उस केस में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, फाइनल रिटर्न। कब फाइल करनी होगी, विद इन 3 मंथ, 3 मंथ कहाँ से, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर, मतलब डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर जो होगा उसके 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल करनी है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी, सॉरी विच एवर इज लेटर जो होगा उसके 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, ये बात ध्यान दो। ये हमारा निकल के आ रहा है जीएसटी 10, मतलब जितने लोग आज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर रहे हैं अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपनी मर्जी से लिया जी, मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से लिया और मैंने 1 साल काम किया, मैं कहा जी मेरे बस का नहीं इतने सारे कंप्लाइंस पूरे करना, मेरी टर्नओवर भी कम ही आ रही है, मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करवाना है, तो गवर्नमेंट कह रही है सरेंडर कर दो, आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी 10 में। कब फाइल करनी पड़ेगी, जिस दिन कैंसिल हो रहा है या अब कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, इनमें से जो लेटर होगा वहां से 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, दैट इज जीएसटी 10, ठीक है। और एक लास्ट रिटर्न है जीएसटी 11, ये फाइल पता कौन करते हैं, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जी। याद करो मैंने कहा था कुछ लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जी, एम्बेसी वाले जो लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट कहते हैं जिनको यूआई नंबर मिलेगा वो रिटर्न फाइल करेंगे। कब फाइल करेंगे, 28th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच स्टेटमेंट इज फाइल, मतलब जिस मंथ में स्टेटमेंट आपने फाइल की है उसे अगले महीने की 28 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटीआर 11 जी। तो ये जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक हमारे फॉर्म नंबर निकल के आ रहे हैं जी। क्या मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जी, सीधे होके बैठो, पहले तो बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। एक बच्चा नालायक देखो आंखें खोल के सो रहा है जी, मतलब हद हो गई, ऐसे नालायक बच्चे मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं, आंखें खोल के सोने वाले बच्चे मार्केट में आ गए जी। मुझे फटाफट सर फॉर्म नंबर बताओ। देखो अब आप ये कहो जी, अब कई बच्चे अगर ये आर्ग्यू करें कि यहाँ पे जीएसटीआर 1 ही क्यों रखा, जीएसटीआर 2 ही क्यों रखा, उसका लॉजिक मेरे पास नहीं है सर,
क्योंकि सिंपल सी बात है, रिटर्न फाइल करने के फॉर्म नंबर हैं। अगर आप कहो जिसका नंबर 1 ही क्यों रखा, 2 ही क्यों रखा, वो नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न फाइल की जाती है, इसके लॉजिक है कि रिटर्न फाइल गवर्नमेंट क्यों कराती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाए। सर एक बात बताओ, आपने वैल्यू खुद निकाली, आपने जीएसटी खुद निकाला, और जो जीएसटी आपने निकाला अगर वही गवर्नमेंट पे करोगे तो गवर्नमेंट जानना तो चाहेगी ना कि आपने जीएसटी निकाला कैसे है। तो गवर्नमेंट बस यही कहना चाह रही है कि अपनी डिटेल पूरी फाइल कर दो, अगर हमें सही लगेगा छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आपके हम क्या कर देंगे, असेसमेंट कर देंगे। गवर्नमेंट बस यही बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक आपके जो भी फॉर्म नंबर होंगे, हर केस में अलग अलग रिटर्न फाइल करनी है, और उनकी ड्यू डेट भी जो होंगी वो ड्यू डेट भी अलग होंगी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका, साक्षी। साक्षी कह रही है कि सर ऐसा भी तो होता है, जैसे आपने हमें क्लास में कराया था कि अगर किसी की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होती है तो उसको फिर जीएसटीआर 1 जो होता है वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। बिल्कुल होता है जी, नीचे वही पॉइंट लिखा हुआ है, देखो अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, यहाँ पे देखो मैंने लिखा कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो जी। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, एक अभी मैंने अमेंडमेंट करवाई थी अमेंडमेंट क्लास में, अगर आपको ध्यान रहो, अमेंडमेंट क्लास अगर किसी बच्चे ने देखी हो तो इस चैप्टर में अमेंडमेंट क्या है कि अब अगर आपको नील की रिटर्न फाइल करनी है, अब अगर आपको नील की रिटर्न फाइल करनी है, आपका जीएसटी नील बन रहा है या आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं की, तो आप एसएमएस के थ्रू, अगर किसी बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास देखी होगी उसके अंदर मैंने डिटेल में समझा था कि आप एसएमएस के थ्रू ना, एसएमएस के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको पूरे डिटेल कंप्लाइंस फॉलो नहीं करने, आपको जीएसटी पोर्टल पे नहीं जाना, आपने गवर्नमेंट ने एसएमएस के थ्रू मेथड निकाल दिया, उस एसएमएस के थ्रू वेरिफिकेशन करोगे, रिटर्न फाइल कर दोगे, ये सारा काम अभी गवर्नमेंट लेकर आई है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टैक्स पेयर कैन नाउ फाइल नील रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इनफॉर्म जीएसटीआर 3B और ए नील डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 इनफॉर्म जीएसटीआर 1 थ्रू एन एसएमएस अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग सॉरी अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग इट थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन जीएसटी पोर्टल। ठीक है जी, मतलब अगर आप जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन मोड नहीं फाइल करना चाहते, उसके अलावा आप ऐसे भी फाइल कर सकते हो जी। मतलब जीएसटी पोर्टल पे फाइल करना चाहते हो, फाइल पे मतलब वहाँ फाइल करो। अगर जीएसटी पोर्टल पे फाइल नहीं करना चाहते तो एसएमएस के थ्रू भी अब ये नील रिटर्न फाइल कर सकते हो जी। ये आपकी अमेंडमेंट निकल के आई है जी। ठीक है, और ये समरी बुक आपके पास है ही है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू डेट को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, और ये ड्यू डेट में देखो लिखा है ना, रिवाइज ड्यू डेट जो है वो जीएसटीआर 9 और 9A की अब 30 जून 19 हो गई है 17-18 के लिए। तो एक्चुअल में डेट हमारे काम की नहीं है। मैंने क्यों लिखा है, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो सकती है, बट हमें एग्जाम में वही देख के आना जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे अमेंडमेंट देखोगे जी, अमेंडमेंट वही है कि पहले जीएसटीआर 4 पहले क्वार्टरली था, अब ये एनुअली हो चुका है। और ये मैं आपको नील की बात कर रहा हूँ जी, ये देखो जी, अब कुछ देखो कुछ एरिया में गवर्नमेंट ने 22, 20, 22 और 24 कर दी थी डेट जीएसटीआर 3B की। वैसे क्या है जी 20 तारीख है ना, बट कुछ एरिया में 22 तारीख कर दी, कुछ एरिया में 24 तारीख कर दी थी जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी सेक्शन 10 वाले, सेक्शन 10 पहले क्या था क्वार्टरली, अब क्या फाइल करेंगे, एनुअल फाइल करेंगे जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी, अच्छा ध्यान रखना जीएसटी की रिटर्न एनुअल फाइल करनी है, बट जो पेमेंट करनी है कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में वो आज भी क्वार्टरली कर रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं रिटर्न भले एनुअल फाइल करनी है, पेमेंट करनी है क्वार्टरली, जीएसटी CMP 08 फॉर्म नंबर होगा उसके बेस पे पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं प्रिस्क्राइब, यहाँ पे ए स्टेटमेंट फ्रॉम जीएसटीआर CMP 8 initiate of payment shall be submitted section 39(7) tax to be paid by due date of filing of return finance act 19 proviso incited. It provide that registered person opted for paying tax under section shall be required to pay tax on quarterly basis by 18th of the following month. मतलब निकल के ये नहीं आ रहा है कि पेमेंट करनी है क्वार्टरली, मतलब जो पहले पेमेंट और रिटर्न दोनों की ड्यू डेट थी ना, अब वो पेमेंट की डेट है, और जो रिटर्न फाइल करनी होगी वो एनुअल बेस पे फाइल करनी होगी। तो पेमेंट एनुअली नहीं करनी, पेमेंट क्वार्टरली करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे एनुअली, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका निकल के आ गया। उसके बाद देखो जी अमेंडमेंट नंबर 3 में क्या लिखा है, कमिश्नर को एम्पावर दे दी है कि जो एनुअल रिटर्न होती है उसकी टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की। हम समझाते हैं एनुअल रिटर्न की टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है, ये अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है बस। उसके बाद देखो जी, अगर आपको नील की रिटर्न फाइल करनी है तो आप एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू भी नील की रिटर्न फाइल कर सकते हो, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है,
तो ये 4 अमेंडमेंट आपकी इस चैप्टर के अंदर आई थी। वैसे ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास में हम कवर कर चुके हैं सारी बातें, बस आपको ये ध्यान देना कि जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 11 तक हमारे फॉर्म नंबर होंगे और कौन कौन से केस में होंगे। मुझे फटाफट से बोल दो जी, अब 1 बाय 1 बोलो स्टार्टिंग से। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे जी सीधे होके बैठो जी फटाफट से। इतने बताओ चैप्टर हमने रिवाइज स्टार्ट कौन सा किया जी? चैप्टर हमने रिवाइज करना स्टार्ट कौन सा किया है? रिटर्न ऑफ जीएसटी। कितने रिटर्न हैं जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11? पहले बात करो सेक्शन नंबर 37 की, किसकी बात करेगा? आउटवर्ड सप्लाई की। 38 किसकी बात करेगा? इनवर्ड सप्लाई की। पहले आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने ये नमकीन का पैकेट आगे बेचा। अब अगर नमकीन का पैकेट आगे बेचा, आगे बेचना क्या हो गया? आउटवर्ड सप्लाई। और अगर ये नमकीन का पैकेट मैंने पीछे से लिया, ये क्या होगा? इनवर्ड सप्लाई। गवर्नमेंट कह रही विवेक, अगर तूने नमकीन का पैकेट सेल किया होगा B2B वाले केस में, तो हर इनवॉइस की डिटेल तुझे अपलोड करनी पड़ेगी। 37 ये बात कह रहा है। हाँ, अगर तूने B2C वाले केस में किया है और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है कंसोलिडेटेड डिटेल फाइल कर दो। और अगर आपने इंटर स्टेट की है, उस केस में वैल्यू चेक करेंगे, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो इनवॉइस वाइज होगी, अगर वैल्यू 2.5 लाख तक होगी उस केस में इनवॉइस वाइज नहीं होगी। ये बातें गवर्नमेंट ने लिखी है। फिर मुद्दा निकल के आता है कि रिटर्न फाइल कौन कौन से करनी है। तो आप सब जानते हैं इनकम टैक्स में ITR 1 से लेके ITR 7 तक फॉर्म नंबर होते हैं, वैसे जीएसटी में GSTR 1 से लेके GSTR 11 तक फॉर्म नंबर होते हैं। अब जो GSTR 1 है वो फाइल करेंगे आउटवर्ड सप्लाई वाले केस में अगले महीने की 11 तारीख से पहले। GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई वाले केस में जो प्रैक्टिकली सस्पेंडेड है, अगले महीने की 15 तारीख से पहले। GSTR 3 जो ऑलरेडी अभी सस्पेंडेड है, फाइल करेंगे मंथली रिटर्न। कैसे? जितना पैसा देना है माइनस जितना पैसा लेना है, नेट GST की पेमेंट करेंगे अगले महीने की 20 तारीख से पहले। जो 3 नहीं है वो 3B है। 3B जो GSTR 3B है उसके अंदर क्या है? आउटवर्ड सप्लाई भी है, ITC भी है, और नेट GST जो पे करोगे वो 3B के थ्रू पे करोगे। ये बात ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद GSTR 4 जो है दैट इज कॉम्पोजिशन डीलर, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे उनको फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न GSTR 4 में। कैसे फाइल करनी पड़ेगी? मंथली, क्वार्टरली, एनुअली फाइल करनी पड़ेगी 30 अप्रैल तक। GSTR 5 जो होगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगले महीने की 20 तारीख से पहले या जब आपका रजिस्ट्रेशन में कैंसिलेशन डेट होगी वहां से 7 दिन विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। GSTR 6, सर मेरे सामने फॉर्म नंबर नहीं खुले हुए, मैं भी अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करके बता रहा हूं, आप भी बताने की कोशिश करो। मतलब कई बच्चे तो बस इस तरह से आके बैठे हैं, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, शेर पे सवार होके काली मैया आएगी। कई बच्चे तो ऐसा रात को जगराता होता है ना, ढोल की चिमटा लेके बैठे हैं नालायक। और नालायक को आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ सर, फॉर्म नंबर तो मुझे याद है, मेरे को सारा कुछ याद है फॉर्म नंबर का, ये आपको याद करने बहुत जरूरी है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस चीज में ITC वाले लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहां इतने सारे फॉर्म नंबर होंगे वहां फॉर्म नंबर रिटेन ही करने पड़ेंगे। और अगर रिटेन नहीं करोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फ्री का एक नंबर चला जाएगा, फ्री का। और आप चेक कर लो पास्ट एग्जाम उठा के आपके एग्जाम में कितने सारे फॉर्म नंबर आए हैं जी। और अगर किसी बच्चे ने पिछला एग्जाम दिया था एक बार चेक कर लेना जी, इंस्पेक्शन के चैप्टर से फॉर्म नंबर आए हैं, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से फॉर्म नंबर आए हैं, रिटर्न के चैप्टर से फॉर्म नंबर आए हैं। बच्चों को फॉर्म नंबर याद ही नहीं होते, तो बच्चा कह रहे सर वो ना लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना कि ये फॉर्म नंबर क्यों है। लॉजिक कभी होता ही नहीं है सर। अगर आप मुझे बोलो कि 2.5 लाख की एग्जामिशन लिमिट क्यों रखी, क्या लॉजिक है भाई 2.5 लाख का? 3 लाख भी तो रख सकते थे, क्योंकि आज तो लोग कहते हैं, कोई कहता 3 लाख रखो, कोई कहता 4 लाख रखो, तो 2.5 लाख ही क्यों रखी? उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट को सही लगा उसके बेस पे लिमिट रख दी। अब अगर आप ये पूछो कि 1 के बाद 2 ही क्यों होता, 3 क्यों नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं है सर। 1 के बाद 2 ही, आज तक हमने 1 के बाद 2 ही सीखा है, तो 1 के बाद 2 ही तो आएगा, 1 के बाद 4 कैसे कर दोगे, 1 के बाद 3 कैसे कर दोगे, नालायक। ठीक है जी, तो मुझे फटाफट से बोलो जी। अब GSTR हमारा कौन सा हो गया? GSTR 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 कौन सा आएगा? ISD वाले केस में। ISD वाले केस में रिटर्न फाइल करनी है अगले महीने की 13 तारीख से पहले। ISD वाले केस में अगले महीने की 13 तारीख से पहले रिटर्न फाइल करनी है। ये हमारा GSTR 6 है। उसके बाद GSTR 7 TDS वाले केस में, GSTR 8 TCS वाले केस में। जब TDS TCS कलेक्ट करेंगे उससे अगले महीने की 10 तारीख से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसको तो हो गया GSTR हो गया हमारा 7, 8 हो गया 9 एनुअल रिटर्न का फाइल करेंगे अगले महीने की 31 दिसंबर या उससे पहले। 9A जो है, अच्छा बीच में ना 5A रह गया, बीच में 5A रह गया हमारा। 5A है OIDR के सर्विस वाले केस में। देखो यहाँ पे 5A है, अगले महीने की 20 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करनी है OIDR वाली केस में। फिर आपका निकल गया GSTR 9 हो गया। GSTR 9A कॉम्पोजिट वाले केस में एनुअल फाइल करेंगे, डेट आपकी बिल्कुल सेम होगी। 9B हो गया आपका
एनुअल रिटर्न ईसीओ वाले केस में टाइम लिमिट सेम होगी, 9 से होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब अगर टर्नओवर, अगर वैल्यू जो है वो 2 करोड़ से ऊपर होगी टर्नओवर, उसके बाद ही ये फाइल करेंगे, नहीं तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जीएसटी 10 हो गया फाइनल रिटर्न, फाइनल फाइल करनी है विद इन 3 मंथ, डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर वहां से 3 महीने में। और जीएसटीआर 11 जो है OIDER की सर्विस वाले केस में अगले महीने की 28 तारीख से पहले रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये आपका जीएसटीआर 11 है। ठीक है जी, अब बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी, यहाँ तक मुझे बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे चल सकते हैं जी। चलो जी, अब यहाँ पे अमेंडमेंट तो मैंने आपको बता ही दी है। समरी बुक आपके पास ये वाली है, सबके पास है जी, उम्मीद करूँगा सबके पास समरी बुक है, आप आराम से इसको रीड कर लेना, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर सुनो ध्यान से। अब ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगला टॉपिक फिर हमारा आता है पेमेंट ऑफ जीएसटी का जी। अब ये पेमेंट ऑफ जीएसटी की बात करूंगा ना, वैसे तो ये टॉपिक ऑलरेडी इसका 70% पोर्शन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये पेमेंट ऑफ जीएसटी का अप्रोक्सीमेट 70% टॉपिक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे, आपको मैं दिखाता हूं। सर एक बात मैंने सोच के बताना, जो मैंने आपको बताया था ना कि आईटीसी यूज कैसे करते हैं। भाई अगर मान लो मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाना है, अगर मान लो मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाना है तो उसके देने में क्या करूंगा, लेना यूज करूंगा। तो जो आईटीसी को यूटिलाइजेशन का प्रोसेस था ना, वो इस चैप्टर का है। इट मींस आईटीसी अवेल कैसे करना है, वो सारी बातें 16 से 19 की हैं आईटीसी वाला चैप्टर। और ये कह रहा है कि आईटीसी यूज कैसे करना है, ये सारी बातें आपकी पेमेंट ऑफ जीएसटी की है। मतलब पेमेंट ऑफ जीएसटी ये बात बोलता है कि अगर तुम जीएसटी पे करने के लिए जाओगे तो उसकी पेमेंट के टाइम पर कौन कौन से बेनिफिट यूज करोगे, वो सारी बातें पेमेंट की है जी। तो मैं उस पर टाइम वेस्ट दोबारा नहीं करूंगा पेमेंट वाले केस में कि यूटिलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम क्लास में कर चुके थे पहले भी, और आप सब जानते भी होंगे। अगर आईजीएसटी लेना है, सीजीएसटी लेना है, एसजीएसटी लेना है, उस केस में यूज़ कैसे करेंगे। क्या मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है जो एक बार चैट बॉक्स में ये लिख के बता दे कि आईजीएसटी अगर लेना तो कैसे यूज़ करोगे, फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड कैसे भी करो, सीजीएसटी कैसे करोगे, फर्स्ट सीजीएसटी सेकंड आईजीएसटी, एसजीएसटी कैसे करोगे, फर्स्ट करोगे एसजीएसटी में, सेकंड करोगे आईजीएसटी में। ये सारी बातें पेमेंट वाले चैप्टर में लिखी है। अब मेन मुद्दा ही निकल कह रहे कि जब भी हमें जीएसटी की पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करनी किस तरह से है जी, मतलब पेमेंट करनी किस तरह से और पेमेंट करनी कब है, ये हमें यहाँ पे देखना है जी। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, याद करो सर, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं याद करो। आपने इस चैप्टर में ना एक बात आपने पढ़ी होगी कि यार इंडिया में रहने वाला हर पर्सन अपने जीएसटी पोर्टल पे, मैं दोबारा बोलूंगा जी, इंडिया में रहने वाला हर पर्सन अपने जीएसटी पोर्टल पे 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। अगर आप में से किसी के फादर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या वो जीएसटी में काम करते हैं, उनसे पूछना, वो बोलेंगे कि बेटा मेरे जीएसटी पोर्टल पे ना 3 बुक्स होती हैं, एक तो ई लाइबिलिटी लेजर, एक ई क्रेडिट लेजर और एक ई कैश लेजर। अब ये तीनों लेजर क्या होती हैं और इसमें क्या मेंटेन होता है, वही सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। मतलब पहली बात तो हमें ये देखनी है कि जीएसटी पोर्टल पे कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और दूसरी बात ये देखनी है उनमें क्या देखने को मिलेगा। तीसरी बात ये देखनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाएंगे तो पेमेंट करनी किस तरह से होगी। ये तीनों बातें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, एक बार चेक करना, देखो ये क्या लिखा है, सेक्शन 49, 50, 51, 52, ये 4 प्रोविजन हमें करने हैं और रूल करने हैं 3, 85, 86, 87, ये 3 रूल भी कंप्लीट करने हैं। और इवन इस चैप्टर में है ही 3 रूल जी, इस चैप्टर में टोटल है ही 3 रूल और तीनों रूल हमें डिस्कस करने हैं। एक बार चेक करो, पहली बात तो पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या है जी, अगले महीने की 20 तारीख। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, जो जीएसटीआर 3B के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वही सेम ड्यू डेट जीएसटी का पेमेंट करने की भी है। उसके बाद जी रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जब तक तुम जीएसटी पे नहीं करोगे तुम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद नो फर्दर रिटर्न विदाउट प्रीवियस रिटर्न, मतलब पिछली रिटर्न के बिना अगले रिटर्न आपकी नहीं जाएगी। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की, जीएसटीआर 3B फाइल कर दो, आंसर इज नो। मतलब पिछली रिटर्न के बिना अगली रिटर्न नहीं जाएगी, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी जनरेट पेमेंट चलान जीएसटी PMT 06, पेमेंट चलान इशू करना पड़ेगा जी। जैसे आपका कॉम्पोजिट वाले केस में पेमेंट करनी है जीएसटी PMT 08, ऐसे इस केस में जीएसटी PMT 06 चलान नंबर इशू करना पड़ेगा।
पेमेंट मोड क्या होगा कि पेमेंट तुम कैसे करोगे जी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जी, ठीक है। पेमेंट करने के दो तरीके होंगे, या तो हम क्रेडिट यूज करेंगे या हम कैश यूज करेंगे। और जो कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करवाना है, उसमें जमा करवाने के तरीके हैं नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस होगा, ये सारे तरीके हैं कैश लेजर में जमा करवाने के। उसके बाद देखना पेमेंट ओवर द काउंटर, अगर आपको काउंटर पे जाके पेमेंट करनी है, अगर ओवर द काउंटर पेमेंट करनी है तो मैक्सिमम 10,000 तक की पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी। अगर उससे ऊपर की पेमेंट है तो ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, मैनुअल काम नहीं करोगे। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब मेन पॉइंट यहां पे स्टार्ट हो रहा है कि ऑल द टैक्स पेयर विल गेट 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर नेमली लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश 85, 86, 87। रूल नंबर 85, 86, 87। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या आप में से, क्या मेरी फैमिली में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो ये बता दे ई लाइबिलिटी लेजर में क्या देखने को मिलता है जी? एक बार चैट बॉक्स में लिखना जी। सारे बच्चे, मैं चैट पढ़नी स्टार्ट कर रहा हूं जी, मैं चैट पढ़ूंगा, सारे बच्चों को ध्यान रखना। मुझे बताओ लाइबिलिटी लेजर में क्या देखने को मिलता है जी? ई लाइबिलिटी लेजर में मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे कद्दू, मेरी अदरक, मेरे को फटाफट बताओ लाइबिलिटी लेजर में क्या देखने को मिलता है? लाइबिलिटी लेजर में जितनी भी आपकी टोटल देनदारी होगी ना, जो भी आपकी टोटल देनदारी होगी वो सारी की सारी लाइबिलिटी लेजर के अंदर होगी। सर मैंने एक वर्ड यूज किया है, कई नालायक बच्चे हैं भी चैट बॉक्स में बातों में लगे हुए हैं। एक बच्चा तो कह रहा है, कहता है यार सर ने ना आज लाइव नहीं लिया ना तो ना मजा सा नहीं आ रहा, मजा। कई बच्चे तो मजे लेने के लिए आए, पढ़ने के लिए नहीं आए। उनको एक्चुअल में लाइव में क्यों मजा आता है? क्योंकि वहाँ चैट करते हैं, कई बार मैं वहाँ नज़र डालता हूँ, फिर बच्चों के नाम लेता हूँ, तो बच्चों को ये मज़ा आता है। सर जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, सही बता रहा हूँ सर, सही बता रहा हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे भी लाइव आके खुशी होती है जब आप लोग सामने बैठे होते हो। मैं तो खुद परेशान हूँ 2 दिन से कि मैं लाइव क्यों नहीं आ पा रहा, और नेट वालों की मैंने लेनी देनी कर रखी है फ़ोन कर करके, क्योंकि सर आपके तो लाइव होते हैं, मेरे लाइव डाउट सेशन भी चलते हैं, वो भी 1-2 दिन से रुके हुए हैं। तो मेन अब ध्यान सुना, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए लाइव से बढ़िया प्रीमियर होता है। रीजन बीइंग क्या होती है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ना तो मैं किसी बच्चे के चैट बीच में पढ़ रहा हूँ जी, ठीक है, ना आप खुराफाती कर। कई बच्चे फिर भी हैं, कई बच्चे तो हैं ना, वो खुराफाती उनका करना ही है, चाहे वो प्रीमियर हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, कुछ भी उन्होंने खुराफाती करनी है, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। बट पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है कि जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर, आप ये मत सोचना कि मैं नहीं लाइव बोल रहा हूं तो मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं। मैं सिंगल बच्चे के मैसेज पढ़ रहा हूं, और कल मैं आके शामत लगाऊंगा, तुम्हारी ध्यान रखना। जिस बच्चे ने आज ना तो मुझे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ बच्चों के नाम याद हो चुके हैं, और अगर वो बच्चों के नाम मुझे आज चैट बॉक्स में नहीं दिख रहे, कल उनका नंबर आ जाएगा, ध्यान रखना। अभी भी टाइम है, 15 मिनट टाइम है। 15 मिनट में हर बच्चा, मेरी फैमिली का जितना बच्चा सामने बैठा है, हर बच्चा मुझे जबरदस्त तरीके से रिवीजन करवा दे कि फटाफट से इन तीनों का मतलब क्या जी। अब दोबारा बोलो जी, अगर मैं कह रहा हूं ई लाइबिलिटी लेजर, फटाफट से बोला लाइबिलिटी लेजर में क्या देखने को मिलेगा? मैंने क्या बोला कि टोटल जो देनदारी होगी, वो सारी देनदारी जो होगी वो इस लेजर के अंदर आएगी। अब मुझे नहीं पता मेरी बातों कितने बच्चों ने ध्यान सुना है। मैंने बोला कि टोटल आपकी जितनी भी देनदारी होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैंने बोला है कि टोटल आपकी जितनी भी देनदारी होगी, वो सारी देनदारी जो होगी वो लाइबिलिटी के अंदर आएगी। टोटल देनदारी मींस जीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस, फीस, ये सब के सब इस लेजर में शो होंगे। सर कई बार ना बच्चा रट लेता है कि जीएसटी पोर्टल पे ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए मैंने, जो 3 लेजर मेंटेन की, इस लेजर में सारी बातें जीएसटी की ही होंगी। आंसर इज नो। गवर्नमेंट ये बात कह रही विवेक कि जब तू अपना जीएसटी पोर्टल ओपन करेगा ना, यहां लाइबिलिटी लेजर होगा, यहां क्रेडिट लेजर होगा, यहां कैश लेजर होगा। अब जब तू ये ओपन करेगा, इसमें तेरी जितनी भी टोटल देनदारी होगी, चाहे वो जीएसटी की है, इंटरेस्ट की है, पेनल्टी की है, फीस की है, चार्जेस की है, वो टोटल देनदारी जो होगी वो सारी इस लेजर में शो होगी। और जितना सामान तूने परचेज किया होगा, जितना सामान तूने परचेज किया होगा, उस परचेज पे जो भी तूने जीएसटी पे किया होगा, उसका क्रेडिट जो होगा वो कहां पे होगा? आईटीसी क्रेडिट लेजर में। और जितनी तुझे नेट पेमेंट करनी होगी, वो सारी पेमेंट कहां से होगी? कैश लेजर से। और कैश लेजर इज नटशेल जस्ट लाइक ए पेटीएम। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैश लेजर इज नटशेल जस्ट लाइक ए पेटीएम।
जैसे पेटीएम में क्या करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं। अब अगर पैसे जमा करवाए, मान लो मैंने कोई चीज़ ऑनलाइन बुक कराई और पेमेंट मैंने कर दी, पेमेंट मतलब पेटीएम वॉलेट से, तो पेटीएम वॉलेट से अपने आप डिडक्ट हो जाती है और बैलेंस मेरे पेटीएम वॉलेट में रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 रुपये जमा कराए, पेमेंट करनी है 200 रुपये, तो पेमेंट 1000 रुपये कटेगी, नहीं, पेमेंट 200 रुपये ही कटेगी, 800 रुपये वॉलेट के अंदर रहेगी। यही सेम कैश लेजर है। गवर्नमेंट कह रही कि जो तुम्हें जीएसटी पे करना है वो कहां से पे करना है, कैश लेजर। तो तुम्हारे पास कैश लेजर में जमा करवाने के तरीके कौन कौन से हैं, वो सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो ये वो तरीके हैं जो डायरेक्टली पेमेंट करने के नहीं है, कैश लेजर में जमा करवाने के। क्योंकि जीएसटी में डायरेक्टली पेमेंट कर ही नहीं सकते, जो तुम्हारी पेमेंट डिडक्ट होगी वो कैश लेजर से ही डिडक्ट होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखो जी एक बार क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने 3 लेजर देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ई लाइबिलिटी लेजर रूल नंबर 85, क्रेडिट लेजर 86, कैश लेजर 87। देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक द ई लाइबिलिटी लेजर द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01, फॉर्म नंबर है जीएसटी पीएमटी 01 फॉर ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, हो गया इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट। ई लाइबिलिटी लेजर कंटेन क्या, जीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एटसेट्रा। फॉर द पेमेंट ऑफ ई लाइबिलिटी लेजर असेसी कैन बी यूज ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर एज द केस में भी, मतलब पेमेंट करने के लिए असेसी इन दोनों में से कोई भी यूज करेगा, वो डिपेंड करता है केस टू केस पे। क्रेडिट लेजर में क्या होगा जी, एक बार चेक करो। क्रेडिट लेजर में द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02, वो 01 था, ये 02 है। फॉर ईच पर्सन हु आर लाइबल फॉर आईटीसी कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एटसेट्रा। बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर मे बी कैरी फॉरवर्ड और गेट रिफंड बाय द असेसी एज द केस में बी। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। कैश लेजर मींस द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 आपका पेमेंट के चलान का है, 05 आपका कैश लेजर का है। फॉर ईच पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा, ई कैश लेजर कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटी। अब सुना ध्यान से, इसका मतलब क्या है जी, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट रिवाइज तो हो गया, बट समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, उनको बताने जा रहा हूं जी। और जो इस चैप्टर में अमेंडमेंट है वो भी डिस्कस करने जा रहा हूं जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो इस चैप्टर में अमेंडमेंट है ना वो भी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज बहुत ध्यान सुनना जी। मतलब मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी आने वाले सिर्फ 10 से 15 मिनट यहां पे ध्यान दे रही, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इधर देखो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखो जी। ये मान लो ई लाइबिलिटी लेजर है, ये मान लो ई लाइबिलिटी लेजर है, ये फॉर एग्जांपल मान लो मेरा जो है ना ई लाइबिलिटी लेजर है। इसमें टोटल जो मेरी देनदारी दिखा रहा है वो दिखा रहा है जीएसटी की 60,000 रुपये, कोई मैंने पेमेंट में डिले किया, इंटरेस्ट है 5,000 रुपये, और कोई मैंने और डिफॉल्ट किया, पेनल्टी है 5,000 रुपये। टोटल 70,000 रुपये की मेरी लाइबिलिटी दिखा रहा है। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो। अच्छा अब ध्यान सुना, अब मेरे पास आईटीसी जो पड़ा है, आईटीसी मेरे पास पड़ा है जी 80,000 रुपये का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैं अपने जीएसटी पोर्टल पे गया, हेलो अंकल सीधे के बैठो। बच्चा कह रहा अंकल किसे कह रहे हो, आपको ही कह रहा हूँ। बच्चा कह रहा है हमें कह रहे हो, हाँ आपको ही कह रहा हूँ, ना लगो सीधो के बैठो बिल्कुल। एक तो पता नहीं क्या चक्कर है, क्लास देखते तो गिर जाते हैं। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान सुना जी। जब मैंने अपना जीएसटी पोर्टल ओपन किया, यहाँ पे शो कर रहा था कि टोटल आपने देने हैं, कितने देने हैं, टोटल 70,000 रुपये देने हैं। यहाँ शो कर रहा है कितने लेने हैं, 80,000 रुपये लेने हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जिसने पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर सही ढंग से पढ़ा हुआ है वो तो सही आंसर दे पाएगा, नहीं पढ़ा आप गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी। सर 80,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं और 70,000 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं। मैं दोबारा बोलूंगा जी, 80,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं और 70,000 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं। तो क्या मुझे नेट पेमेंट कोई कैश में करनी पड़ेगी या बल्कि मेरा क्रेडिट बच जाएगा? आंसर देना चाहिए। क्या नेट पेमेंट मुझे कोई भी कैश में करनी पड़ेगी या क्रेडिट बच जाएगा? और अगर क्रेडिट बचेगा तो कितना बचेगा, बस ये बता दो जी। कितना बचेगा जी, क्रेडिट कितना बचेगा, टोटल बताओ, टोटल क्रेडिट कितना बचेगा? बच्चा कह रहा है टोटल क्रेडिट बचेगा सर
10,000 रुपए का। चलो और बताओ जी। एक बच्चा कह रहा है सर क्रेडिट बचेगा 10,000 रुपए का, क्योंकि 80,000 रुपए का आईटीसी है, 70,000 रुपए की पेमेंट है, क्रेडिट बचेगा 10,000 रुपए का। और बताना जी। एक बच्चा कह रहा है सर क्रेडिट बचेगा 15,000 रुपए का। कमाल कर दिया जी, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग सर। बच्चा कह रहा है 15,000 बचेगा, बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया जी। हाँ जी। कई बच्चे कह रहे हैं सर 20,000 बचेगा जी, और कई बच्चे कह रहे हैं मैंने बेरा कोई ना। यहां तो नील लिख दो जी, नील आएगा तो नील आ जाएगा, नहीं तो मैंने बेरा कोई नहीं। चलो जी, मेरा स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, जो ये कह रहे हैं क्रेडिट बचेगा 10,000 जी, क्रेडिट बचेगा 10,000, सीधा सीधा बिल्कुल हैंड सीधा करो जी। काफी बच्चे हैं जी यहाँ पे, काफी बच्चे हैं। जो ये कह रहे हैं क्रेडिट बचेगा 15,000 जी, 15,000 ओनली, पूरी क्लास में 2 बच्चे सिर्फ 15,000 वाले हैं। और जो ये कह रहे हैं क्रेडिट बचेगा सर 20,000 पे, क्रेडिट बचेगा 20,000 पे, प्लीज हैंड 20,000 पे जी। यहां पे भी काफी मेजोरिटी है। अब ध्यान सुनना चाहिए, जिन्होंने आंसर दिया कि क्रेडिट बचेगा 10,000 पे, प्लीज हैंड रेस्ट। जिन्होंने आंसर दिया क्रेडिट बचेगा 10,000 करो, 10,000 वाले जी। क्या नाम है आपका? अमनप्रीत, वेरी गुड अमनप्रीत, नाम तो बहुत बढ़िया आपका। अमनप्रीत, आपने ये क्यों कहा कि 10,000 बचेगा? कोशिश करो, मैं कह रहा हूं गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन क्लास है, बट रिवीजन क्लास का मतलब ये नहीं है कि सुपर फास्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जहां मुझे लगेगा कि ये पॉइंट बच्चों को क्लियर होना चाहिए, जरूर समझा के चलूंगा सर। बताओ ये 10,000 क्यों बचेगा? क्योंकि 80,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं, ठीक है, और 70,000 रुपये देने। तो आपने क्या बोला कि 80 लेने 70 देने हैं, जो तो बैलेंस 10 बचेगा उसका मैं क्या क्लेम कर लूंगी, रिफंड क्लेम कर लूंगी या कैरी फॉरवर्ड कर लूंगी। तो क्रेडिट जो बचेगा वो 10,000 रुपये का बचेगा। अब ध्यान सुनना, मेरा क्वेश्चन सबसे है जी, अगर 80,000 पे देखोगे और 70,000 पे देखोगे फिर तो 100% है, 10,000 बचेगा। बट गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कहेगी पेमेंट के चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। अब एक लाइन याद करो जी, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, उसके अंदर मैंने एक लाइन बोली थी आपको, अगर आपको ध्यान आ रही हो, मेरी फैमिली किसी बच्चे को, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। सर क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, और पवित्र वस्तु को पवित्र वस्तु की ही पेमेंट में यूज करोगे। जो डिफॉल्टर होंगे, चोर होंगे, जिस वजह से तुम्हें इंटरेस्ट पेनल्टी लग रहा है, उस इंटरेस्ट पेनल्टी की पेमेंट में क्रेडिट लेजर यूज नहीं करोगे। सर एक बार दोबारा, एक बार नहीं 2-3 बार दोबारा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा, आप गलती करके आओगे जी। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, मेरे पीछे हर बच्चा बोले जी, मेरे पीछे हर बच्चा बोले जी, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। दोबारा बोलो, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। इस पवित्र वस्तु को पवित्र वस्तु की ही पेमेंट करने के अंदर यूज करोगे। अगर कोई डिफॉल्टर है, उस डिफॉल्टर पर इंटरेस्ट लगा, पेनल्टी लगा, उसकी पेमेंट में सिंगल पैसा भी तुम यूज नहीं करोगे। ये गवर्नमेंट क्रेडिट लेजर में कहना चाह रही है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस एटसेट्रा। इंटरेस्ट क्यों लगा होगा? आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा ना। पेनल्टी क्यों लगी होगी? आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा ना। तो गवर्नमेंट कह रही है उस डिफॉल्टर वाले केस में जो तुमने पेमेंट करनी पड़ रही है वो सारी कैश लेजर से ही करोगे, क्रेडिट लेजर से नहीं करोगे। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात समझ ले, रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, क्रेडिट की पेमेंट सिर्फ जीएसटी लाइबिलिटी में ही यूज करोगे, कोई सिंगल पैसा भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, चार्जेस में यूज नहीं करोगे। बस ये बात ध्यान दो, ये हमारा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है जी। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर फिर अगर 80,000 रुपये लेने 70 देने हैं तो मैं तो यूज कर पाऊंगा 60, मैं तो यूज कर पाऊंगा 60 ही कर पाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों हटा दिए, इट मींस अभी ये 10,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। अभी ये 10,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, 10,000 रुपये 20,000 रुपये लेने हैं ना। देखो 20,000 रुपये लेने हैं बच्चा, हाँ कह रहे हैं 20,000 रुपये। क्यों? क्योंकि देखो ना, अब ये 5 पानी बैठा दो तो 10 ये हो गए और आपका 10 और आएगा, तो 20,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। अच्छा, ये तो मेरा हो गया जी आईटीसी, जो मुझे गवर्नमेंट से 20,000 रुपये लेने हैं। क्या कोई ये बता सकता है कि 80 में से अगर मैंने 60 यूज किए तो मुझे 20,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं? ये बात तो क्लियर हो गई। बट क्या अभी भी मुझे कुछ पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को? आंसर दो सर, मुझे देख का आंसर दो। क्या अभी भी मुझे कुछ पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को? आंसर इज यस, करनी है।
सर आंसर इज यस करनी है। कौन सी करनी है? जो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना है वो पे करना ही कैसी है? आंसर दो। जो बच्चे मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है वो कैसे करूंगा? कैश लेजर से पे करूंगा जी, कैश लेजर से पे करूंगा। अब सुना ध्यान से जी, अब कैश लेजर में भी अमेंडमेंट आई है। वैसे अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट कई इतने नालायक बच्चे हैं वो अभी तक कल के दिन YouTube पे एक मैसेज आ गया, सर जैसे 30 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास लगा रहे हो ना, वैसे इनकम टैक्स की भी 30 घंटे की रिवीजन क्लास लगा दो ना। उन नालायक बच्चों को यही नहीं पता इनकम टैक्स में 30 से ऊपर घंटे हो चुके हैं और डेली 1.5 घंटे क्लास चल रही है, डेली 1-1.5 घंटे की। मतलब कई तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं सर, उनको पता ही नहीं यूट्यूब पे क्या चल रहा है। उनको लगा स्टूडेंट दरबार होगा ना, कई बार दरबार वर्ड से लगता है बच्चों को लग रहा है कि महफिल सजी होगी, वहाँ पे सर अपना गिटार पियानो लेके बैठे होंगे, सामने ढोल की चिमटा लेके बैठे होंगे, कोई छैना मुर्जी लेके मतलब छैना लेके बैठा होगा, आराम से ऐसे ऐसे करके भजन चल रहे होंगे। जैसे होता है ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में। कई लोगों को ये चलता है दरबार से भजन चल रहा है, उनको नहीं पता इनकम टैक्स की रिवीजन चल रही है। नालायक। बताओ नहीं मुझे फटाफट से, इनकम टैक्स की रिवीजन हमारी स्टूडेंट दरबार में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और सर 70 के राउंड सेशन, मतलब कम से कम 40 घंटे की रिवीजन, 40 घंटे की इनकम टैक्स की, कम से कम 40। ये 35 और वो 40 घंटे की रिवीजन है आपकी। अब बताओ और मैं क्या करूं? अब अगर आप ये बोलो मैराथन डाल दो तो फिर तो हाथ जुड़वा लो सर। मतलब मैराथन से डिटेल में डाल दी, फिर तो मैराथन पता क्या करूंगा, वो 40 घंटे को कंबाइन करके 40 घंटे क्लास डाल दूंगा, आराम से बैठ के देखते रहना। फिर मतलब पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसके बावजूद भी बच्चा कह रहा है इनकम टैक्स की रिवीजन कब आएगी। इधर देखो ध्यान से नहीं, अब मुझे फटाफट से बताना जी। अब ये 5,000 पे इंटरेस्ट है, 5,000 पेनल्टी है, तो क्या मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी क्रेडिट लेजर से? आंसर इज नो। पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी? कैश लेजर से। अब अगर पेमेंट करनी पड़ेगी कैश लेजर से, अब उसमें अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या है वो सुना ध्यान से, अमेंडमेंट आई है, ये देखो ये सारी अमेंडमेंट है जी। और ये अमेंडमेंट ऑलरेडी वही है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ जी, ये हम अमेंडमेंट क्लास में भी कर चुके हैं। अमेंडमेंट ये निकल के आई है, मैं जब कैश लेजर में गया ना, इधर देखो कैश लेजर में भी अलग अलग कॉलम बने होते हैं जी। कैश लेजर में अलग अलग कॉलम बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? आईजीएसटी का यहाँ बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000 रुपये कैश लेजर के अंदर, सीजीएसटी का बना हुआ है 10,000 रुपये मान लो, एसजीएसटी का भी 10,000 मान लो, इंटरेस्ट के उसमें पड़े हैं 2,000 रुपये, पेनल्टी के उसमें पड़े हैं 1,000 रुपये। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। मतलब यहाँ ना अलग अलग बॉक्स बने होते हैं कैश लेजर में, दोबारा बोल रहा हूँ जी, कैश लेजर में अलग अलग बॉक्स बने होते हैं। अलग अलग बॉक्स कैसे भाई? आईजीएसटी के अंदर इतने, इसके अंदर इतने, इसके अंदर इतने, इसके अंदर इतने, इसके अंदर इतने, ये बने होते हैं। इसको बोलते हैं माइनर हेड और मेजर हेड, इसको बोलते हैं माइनर हेड और मेजर हेड। ठीक है, अब आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना, मेनली बस ये ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जब मेरे को इस क्वेश्चन में 5,000 रुपये, एक बार चेक करो, इस क्वेश्चन में मुझे 5,000 रुपये इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आ गया, कहाँ पे गया जी? मतलब 5,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट है और 5,000 रुपये की पेनल्टी। अब जब मैं दौड़ा दौड़ा पोर्टल पे गया तो मैंने पोर्टल खोला, पोर्टल के अंदर मैंने देखा, मैंने कहा यार पोर्टल में तो इंटरेस्ट के डिब्बे में, इंटरेस्ट के बॉक्स में सिर्फ शो कर रहे हैं 2,000 रुपये, पेनल्टी में शो कर रहे हैं 1,000 रुपये, जबकि पेमेंट करनी है 5,000 रुपये। तो मेरे को मेरे दोस्त ने बोला, क्या नाम आपका? प्रीति ने बोला, प्रीति कहती सर ये तो ना इसमें ना कैश लेजर में पैसा आपको और जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि आपके कैश लेजर के अंदर बैलेंस नहीं है, इसलिए आप जमा करवा दो। अब सोच के बोलना सर क्या कैश लेजर में बैलेंस ही नहीं है? सोच के बोलना क्या कैश लेजर में बैलेंस ही नहीं है या इन दोनों के अंदर बैलेंस नहीं है? इन दोनों के अंदर बैलेंस नहीं है, उसमें तो बैलेंस पड़ा है ना, उसमें तो बैलेंस पड़ा है। अब जैसे ही वो गवर्नमेंट ने बोला कैश में जमा कराओ, मैंने कहा गवर्नमेंट यार 30,000 रुपये मेरे यहाँ पे और पड़े हैं, तो मैं क्या 30 को यूज नहीं कर सकता क्या? मेरी कैपिटल ब्लॉक हो रही है बिना बात की, और मुझे पता नहीं कब आईजीएसटी है कब सीजे। मतलब भैया अभी इंटरेस्ट पेनल्टी है और ऑलरेडी अब 30,000 रुपये बैलेंस बचे हैं, तो उसी 30 में से आप खत्म कर दो ना। अभी तक गवर्नमेंट बोलती थी नहीं, बट अब सुन लो अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट अब ये है, माइनर हेड, मेजर हेड, इंटर हेड आपस में सब सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब कि अगर मेरा 2,000 रुपये है तो 5,000 रुपये देने, 2,000 रुपये खत्म हो गए, 3,000 रुपये जो मुझे और इंटरेस्ट देना है वो इस लाइबिलिटी से भी खत्म कर सकता हूँ। मतलब जो कैश लेजर में, दोबारा बोलो जी, जो कैश लेजर में आईजीएसटी का बैलेंस है उससे मैं सीजीएसटी भी खत्म कर सकता हूँ, सीजीएसटी वाले से इंटरेस्ट भी खत्म कर सकता हूँ, इंटरेस्ट वाले से एसजीएसटी भी। मतलब आपस में सेट ऑफ अब अलाउड हो चुकी है कैश लेजर के अंदर। तो
तो आपके एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कैश लेजर में आपस में एडजस्टमेंट पॉसिबल है। आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक जमाने में पॉसिबल नहीं थी, अब कैश लेजर में जो बैलेंस होंगे, एक बच्चा कहता है सर क्या सीजीएसटी का जो बैलेंस होगा क्या वो एसजीएसटी की पेमेंट में यूज हो पाएगा। आंसर इज यस, हो पाएगा। सर क्या एसजीएसटी का बैलेंस होगा क्या वो सीजीएसटी की पेमेंट में यूज हो पाएगा। आंसर इज यस, यूज हो पाएगा। एक बच्चा कहता है भाई यार सर तेरे को लग रहा है सही बता रहे हैं, क्योंकि हमने तो ना अपनी क्लास में ये पढ़ा था कि सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। बट अब कह रहे हैं सर यूज हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है सर ने ना गलत पढ़ा दिया। मेरे बच्चे गलत नहीं पढ़ा दिया, आपने गलत सुना है। आपने खुद अभी एक लाइन बोली सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। मैं सीजीएसटी कैश लेजर की बात कर रहा हूं, क्रेडिट की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कैश लेजर में अगर सीजीएसटी का बैलेंस बचा है उस बैलेंस को तुम एसजीएसटी की पेमेंट में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी कैश लेजर है, ये भी कैश लेजर है। मैं क्रेडिट की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे। क्रेडिट में तो आज भी सेम है कि सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं होगा, एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं होगा, बट कैश लेजर में आपस में सेटलमेंट पॉसिबल है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात देखो आपकी यहां पे निकल के आ रही है। तो जो बातें आपके यहां पे हैं ये देखो रही, एक बार अमेंडमेंट आप रीड कर लेना। ठीक है, इसको मैंने और थोड़ा आसान तरीके से अमेंडमेंट क्लास में समझाया था। देखो देखो यही बात यहाँ पे लिखी है जी, 4910 और एक कैश लेजर आपस में सेट ऑफ होने की बात कर रहे हैं जी, आपस में सेट ऑफ होने की बात कर रहे हैं, वो बात यहाँ पे लिखी है जी। ठीक है, तो अब फटाफट से बता दो क्या क्लैरिटी निकल के आई। अभी तक हमने सेक्शन 49 किया, बस अभी तक सेक्शन 49 किया। 49 ये बात कहता है कि पेमेंट करनी है अगले महीने की 20 तारीख को जी, पेमेंट करनी है अगले महीने की 20 तारीख को। पेमेंट कैसे करेंगे, या तो क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से। कैश लेजर में जमा करवाने के कई सारे ऑनलाइन तरीके होते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने यहाँ बोला जी कैश लेजर मीन्स जो पेमेंट कैश में करनी होगी, क्रेडिट लेजर मीन्स जो परचेज किया होगा उस पर आईटीसी क्लेम करना होगा, लाइबिलिटी मीन्स टोटल लाइबिलिटी, जो टोटल देनदारी होगी वो सारी की सारी लाइबिलिटी लेजर के अंदर होगी। ठीक है, अब जो टोटल देनदारी उसमें जीएसटी भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। अब जो क्रेडिट है वो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी यूज होगा, कहीं और यूज नहीं होगा। अगर और पेमेंट करनी है तुम कैश लेजर के पास जाओ, अगर बैलेंस किसी और के अंदर पड़ा है तो आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये सारी बातें अभी तक हमने की हैं जी। ठीक है, अच्छा आप सुना ध्यान से। अब मान लो एक बात मुझे बताना, आपको जीएसटी की पेमेंट करनी है, कब करनी होती है जी, बताओ जी एक बार चैट बॉक्स में जल्दी बताओ जी। जीएसटी की पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया भी था 15-20 मिनट पहले बताया था नहीं, जीएसटी की पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है, एक बार बताना चैट बॉक्स में। बोल दो ना को, जीएसटी की पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है। जीएसटी की पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख को। सर जीएसटी की पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 20 तारीख को। ये बात तो क्लियर है। अब सोच के बोला पेमेंट की डेट अगले महीने की 20 तारीख, अगर मैंने पेमेंट में डिले कर दिया, मैंने पेमेंट सही टाइम पे नहीं की, तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, यस लगेगा। सेक्शन 50 उसकी बात करता है, सॉरी हाँ सेक्शन 50। अब देखो अगला सेक्शन जो है सेक्शन 50 जो है वो इंटरेस्ट का ही है। देखो जी सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट फॉर टैक्स फेलियर टू पे पार्ट और फुल। इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम जी। ये आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर पेमेंट में डिले करोगे इंटरेस्ट आपका 18% होगा, बट ध्यान रखना मेरी बात को। अब जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, ये आपकी ग्रोस लाइबिलिटी पर कैलकुलेट नहीं करोगे, नेट लाइबिलिटी पर कैलकुलेट करोगे। नेट का मतलब क्या है, एक बात मुझे बताना जी, मेरा ग्रोस जीएसटी निकल के आ रहा है 50,000 पे और 30,000 पे मुझे गवर्नमेंट से आईटीसी लेना है जी। आंसर सोच समझ के देना चाहिए, सोच समझ के देना। मेरा जीएसटी 50,000 पे निकल के आ रहा है, मेरा जीएसटी 50,000 पे निकल के आ रहा है और 30,000 पे मुझे गवर्नमेंट से लेना है, तो नेट मुझे कितना देना होगा, नेट कितना पे करना होगा, ऑब्वियस सी बात है नेट पे करना होगा 20,000 पे। भाई जो नेट पे करना होगा कितना पे करना होगा, 20,000 पे करना होगा। अब अगर नेट मुझे 20,000 पे करना होगा तो गवर्नमेंट करे जो 18% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा ना, वो 50,000 पे का नहीं होगा, वो 20,000 पे का होगा। ऑब्वियस सी बात, तो होना भी उसका चाहिए। सर अगर मैं पूरी वैल्यू पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त हार्डशिप हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ये इवन गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी, आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे गवर्नमेंट ने कहा है
ये देखो जी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, इंटरेस्ट ऑन नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेड थ्रू आरसीएल, ईसीएल आएगा सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नोट ऑन ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, मतलब ग्रोस जीएसटी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप डिफॉल्टर हो, आपकी चोरी करने की इंटेंशन मैलाफाइड थी, आपने जानबूझ के चोरी की है, उस केस में फिर लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोस वाले केस में, नहीं तो हर केस में लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और नेट वाले केस में। मतलब जो आपका नेट जीएसटी निकल कर आएगा उसी पर गवर्नमेंट कह रही है हम इंटरेस्ट की रिकवरी करेंगे। अगर डिफॉल्टर हो, सेक्शन 74 में कवर हो, देखो लिखा है ना 73 74, ये कौन सी है जी, बोनाफाइड मेलाफाइड, तो अगर तुम उसमें कवर हो जाते हो फिर तुम्हारी लाइबिलिटी जो होगी वो ग्रोस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी, नहीं तो नॉर्मल हर केस में नेट पे ही निकालोगे। ये बात आपके यहाँ पे लिखी है जी, ठीक है जी। और कहाँ से कहाँ तक इंटरेस्ट लगेगा, फ्रॉम द डे ऑफ सक्सीडिंग द डे ऑन विच सच टैक्स वाज ड्यू इन पेड, मतलब जब ड्यू था उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, तब तक लगेगा जब तक आप जीएसटी पे नहीं करोगे जी। और रेट 18% पर एनम है, ये बात ध्यान देना। और 18% पर एनम अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो गलती से भी ग्रोस वैल्यू पर कैलकुलेट मत करना, नेट वैल्यू पर कैलकुलेट करना जी, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 50 है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी, पक्का पक्का जी। तो ये हमारा सेक्शन 50 यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। तो अब जाके दो सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, एक तो सेक्शन बोलो जी फटाफट से, एक तो सेक्शन हमने 49 हमने कंप्लीट किया और एक 50 हमने कंप्लीट किया जी, ठीक है। अब दो छोटे छोटे और सेक्शन हैं और देन फिर हम क्लास पैकअप करेंगे जी, और फिर मुलाकात करेंगे रात को 10 बजे सेम जगह पे अगेन प्रीमियर चलाऊंगा जी। उसमें होगा ये चैप्टर हमारा कॉम्पोजिशन लेवी का। तो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है वो स्कीम कौन सी है, किस तरह से वो स्कीम काम करती है, वो सारी बातें रात को 10 बजे देखेंगे जी। और सही टाइम पर पहुंच जाना, ये बात ध्यान देना जी, सही टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि अब बच्चे आ रहे हैं कम, और अगर कम आ रहे हैं तो सर फिर जब मैं लाइव आऊँगा ध्यान रखना, आगे से फिर वीडियो में फिर मैं प्राइवेट करना स्टार्ट कर दूंगा जी। क्योंकि अगर आप मेरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर आप मेरी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर मैं तो जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरे तो कमिटमेंट है, मैंने तो वादा किया, बट फिर वीडियो प्राइवेट करना स्टार्ट कर दूंगा जी। बच्चे कह रहे नहीं 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 प्राइवेट मत करना सर, हम बाद में देखते हैं। बाद में क्यों, सेम टाइम पे क्यों नहीं देखते आप? मतलब जब मैं सारे काम छोड़ के आ सकता हूँ तो आप भी तो छोड़ के आ सकते हो ना सर, ठीक है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव जरूर बैठा करो सर, क्योंकि अगर आप बैठते हो तो आपका ही फायदा है, मेरा तो फायदा है। मेरा फायदा क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बट फायदा आपका भी है कि साथ साथ रिवीजन आपकी होती है, ठीक है। लो जी, अब यहाँ पे एक बार चेक करना, एक टीडीएस और टीसीएस की बातें हैं जी। अब ये जो टीडीएस और टीसीएस है, वैसे एग्जाम में कभी इतना क्वेश्चन नहीं बना जी, वैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना नहीं है इसका, बट हाँ फिर भी एग्जाम में कई बार आपसे रेट पूछ सकती हैं जी। प्रोफेशनल के एग्जाम में इसमें से कभी क्वेश्चन बना नहीं, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन बना हुआ है इसके अंदर से। उसमें क्या पूछेंगे, रेट पूछेंगे जी, बताओ टीडीएस का लॉ किस केस में एप्लीकेबल होता है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सप्लायर है जी, और ये स्पेसिफाइड या नोटिफाइड रेसिपिएंट है। अब ये स्पेसिफाइड और नोटिफाइड रेसिपिएंट कौन से, पहली बात तो ये, पहली बात सप्लायर, मान लो मैं सप्लायर हूं जो आप मेरे रिसीवर हो, तो 51 सेक्शन जो टीडीएस का ना, वो ये नहीं कह रहा कि हम आपको नोटिफाइड करेंगे, वो कह रहे हैं जो रिसीवर होगा ना, जो रिसीवर होगा वो पर्सन नोटिफाइड होगा, पर सप्लायर जो होगा वो नोटिफाइड नहीं होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैंने आपको सप्लाई की, आप मुझे पेमेंट करोगे, तो अगर आप स्पेसिफाइड होंगे तो 51 लग जाएगा जी। एक बार चेक करना, स्पेसिफाइड नोटिफाइड में कौन कौन से लोग कवर होते हैं जी। देखो जी, स्पेसिफाइड नोटिफाइड, ए डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सप्लाई की है, लोकल अथॉरिटी को सप्लाई की है, गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई की है, ऐसी अथॉरिटी या बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट, मतलब सेटअप एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब आईसीएआई, आईसीएसआई, अगर इनको सप्लाई की है, एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट विद 51% और मोर वोटिंग पावर टू कैरी आउट एनी फंक्शन, सोसाइटी एस्टैब्लिश अंडर सोसाइटी एक्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अदर टू बी नोटिफाइड, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी फ्यूचर में, वो भी यहाँ पे कवर हो सकते हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर हमें ना ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग जो हैं ये सप्लायर होने चाहिए या रिसीवर होने चाहिए। रिसीवर होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी पर्सन ने इनमें से किसी को भी सप्लाई की है, प्लीज ध्यान सुनना जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये मेरी दुकान है जी, मैंने सप्लाई की इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट को,
तो गवर्नमेंट करे कि जब ये लोग आपको पेमेंट करेंगे और अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होगी ना तो इन लोगों को टीडीएस काट के हमें जमा करवाना पड़ेगा। बच्चा अगर नहीं आया समझिए मेरे बच्चे, इनकम टैक्स में चैप्टर किया हुआ ना टीडीएस का, इनकम टैक्स में आपने लोग क्या होगा, उसमें आपने टीडीएस में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि जो पेमेंट करने वाला होता है उसमें से कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाता है। वही सेम बात यहाँ है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि अगर मान लो ये पर्सन नोटिफाइड या स्पेसिफाइड है, अगर ये पेमेंट कर रहे हैं इसको और पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर है तो इन लोगों को टीडीएस काटना पड़ेगा @2%। और आप सब जानते हो जमा कब करवाना है, अगले महीने की 10 तारीख को रिटर्न फाइल करनी है GSTR 7। वही सारी बातें बाकी निकल के आती हैं। बस मेन बच्चों को जो पता नहीं होता उन्हें ये पता नहीं होता कि टीडीएस काटना किसे है। टीडीएस काटने का मतलब होता है टीडीएस डिडक्टर, और डिडक्टर कौन होगा, डिडक्ट कौन करेगा, ऑब्वियस पता, जो पेमेंट करने वाला होगा वही तो डिडक्ट करेगा ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पेमेंट करने वाले जो लोग होंगे ना वो स्पेसिफाइड है, पेमेंट लेने वाला स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर इनमें से कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है और वैल्यू का 2.5 लाख से ऊपर की है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। बट हाँ कुछ केस ऐसे होंगे, कुछ केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा जी। किस केस में देखो जी, 3 एक्सेप्शन अमेंडमेंट है, इनको टीडीएस नहीं काटना। किनको नहीं काटना, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री पेमेंट कर रही है उसको टीडीएस नहीं काटना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू, अगर पीएसयू को सप्लाई करे टीडीएस नहीं काटना। पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 51 टू पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 51, मतलब जी जो लोग ये 51 में कवर हैं, ये लोग जो 51 में कवर हैं, अगर ये लोग अपने आप को ही सप्लाई करेंगे, मतलब एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सप्लाई की, इनकम टैक्स वालों ने जीएसटी वालों को सर्विस दी, जीएसटी वालों ने इनकम टैक्स को सर्विस दी। अब दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं तो इसके बदले में चाहे पेमेंट 10 लाख रुपए ही क्यों ना ली हो, टीडीएस की बातें नहीं होंगी। एक पीएसयू ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दी, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दी, ये सब इसमें कवर है, कोई टीडीएस का लो नहीं लगेगा। तो मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ये देखो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको याद करना है 6 लोग। अगर ये 6 लोग आपस में ही 6 लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू कितनी मर्जी हो, टीडीएस का लो नहीं लगेगा। अगर ये 6 लोग आपस में 6 लोग को सप्लाई नहीं करें, किसी दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं और अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी तो टीडीएस काटना पड़ेगा @2%। 2% कैसे, 1% CGST, 1% SGST। ठीक है, तो टोटल रेट बनेगा 2% बनेगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि टीडीएस वाले लो में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा रेट क्या है, 2%। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या टीडीएस के लो में कुछ पर्सन स्पेसिफाइड या नोटिफाइड हैं, तो अगर हैं तो इनमें से कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, ये आपका पॉइंट टीडीएस का था जी। और रेट आप सब जानते हो 2% है। जमा करवाने की डेट आपके अगले महीने की 10 तारीख है। GSTR 7 में रिटर्न फाइल होती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगला फिर पॉइंट आता है TCS। अब ये तो आप जानते हो जी, TCS तो हम कर चुके हैं जी। TTS याद करो, TCS हमने कहाँ किया था जी, याद करो TCS हमने कहाँ किया था, सेक्शन नंबर 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जिन ECO को GST पे नहीं करना होता, जिन ECO को GST पे नहीं करना होता वो ECO क्या करते हैं, TCS कलेक्ट करते हैं। किस रेट से, @1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST। अगले महीने की 10 तारीख को जमा करवाते हैं। GSTR 8 को रिटर्न फाइल करनी होती है। यही सारी बातें आपके सामने। और यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 50,000, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग से ही TCS कलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि वो टाइम लिमिट आपकी मंथली रिटर्न फाइल करने की और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंड कर सकता है, जो प्रैक्टिकली पावर इन्होंने अभी यूज़ नहीं की। तो मेन तो बस हमें 2 बातें देखनी है कि TDS वाले केस में, प्लीज़ ध्यान सुना, TDS वाले केस में 2.5 लाख के बाद TDS काटना है, 2% से काटना है। TCS वाले केस में स्टार्टिंग से ही TCS कलेक्ट करना है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और रेट भी यहाँ पे 1% है। और वो रिटर्न GSTR 7 है, ये 8 है। डेट टाइम दोनों का सेम है, अगले महीने की 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख जी। ठीक है, ये बातें आपकी निकल के आ रही हैं जी। और TDS वाले केस में काफ़ी सारे पर्सन स्पेसिफाइड हैं, और TCS वाले केस में एक ही पर्सन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वही TCS एप्लीकेबल होगा जी, और किसी के ऊपर नहीं होगा जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके जी पेमेंट वाला पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। बच्चा कह रहा है भाई साहब सर बस सर बस, शुक्र है आपने ये बोला कि अब जाके ख़त्म हो जाता है। हम थक गए थे सर, अब ना बस हमारा मन कर रहा है कि थोड़ी बहुत हमारा कोई थकावट वो मसाज मसूज कर दे, अब चाय पानी पिए और फिर दोबारा से फिर हमें आ जाना है अभी। ठीक है, क्योंकि आज हमारा 27 मिनट वाला सेशन भी है, आज हमारा 27 मिनट वाला सेशन भी है।
ठीक है जी। तो हाँ 9 बजे आज हमारा 27 मिनट का सेशन है, 10 मिनट के बाद तो फिर आधा घंटा 27 मिनट वो चलेगा, फिर 10 बजे फिर आपका लाइव सेशन है जी। कई बच्चे तो कह रहे हैं सर कमाल हो रखी है, बिल्कुल ही कमाल नहीं, बस सर यही टाइम है, अगर इसमें अच्छे से पढ़ लोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा, अगर इसमें अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी जी। ठीक है, बाकी एक बार आपको गो थ्रू करना जी सारा, मैंने एक बार सारा रिकॉल करवा दिया आपको, चैप्टर में क्या क्या बातें थी, जो बातें हमने क्लास के अंदर पढ़ी थी, उम्मीद करूंगा सारी बातें याद आ गई होंगी। जो बातें नहीं याद आ रही, समरी बुक आपके पास है, पूरा कंप्लीट आराम से बैठ के पढ़ लेना, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। ठीक है, दूसरे बच्चे उसका रिप्लाई करेंगे, वैसे उम्मीद करूंगा डाउट आपको होने नहीं चाहिए, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं है, दोबारा बोलूंगा, जो चीज़ें समझ में नहीं है उसके लिए रेगुलर नोट्स पढ़ना, समरी नोट्स मत पढ़ना जी, क्योंकि आप सब जानते हो रेगुलर नोट्स इससे थोड़े से डिटेल में है, ये तो समरी है वो डिटेल में, और बुक्स आपके पास है ही हैं, अगर कोई डाउट होंगे तो आप बुक्स भी खोल के देख सकते हो जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे जीएसटी के लिए रात को 10 बजे सेम जगह पे, और सारे बच्चे आके मिलेंगे। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जी, आप सब जानते हो जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। मेरे ख्याल से पूरी फैमिली जानती है, उसमें से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, हर बार आपके एग्जाम में सिंगल अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं गया होगा जब क्वेश्चन ना बना हो कॉम्पोजिशन लेवी वाले केस में। उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट नंबर 1 तो रात को 10 बजे आएगा, और पार्ट नंबर 2 जो होगा फिर वो हम कल करेंगे जी। ठीक है, तो पार्ट आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पार्ट नंबर 1 आधा चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर कल हम दोबारा से पार्ट नंबर 2 जो होगा, फिर देन ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं, वैसे तो अभी 10 मिनट के बाद मिलेंगे, अभी 10 मिनट के बाद मिल रही हैं 27 मिनट वाले सेशन में, नहीं तो जीएसटी के लिए जो बच्चे आते हैं नहीं, वो जीएसटी के लिए रात को 10 बजे मिलेंगे सेम जगह पे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय, और लाइक करके जाना जी। और बाकी जो बच्चे अपना डिसलाइक के थ्रू प्यार दिखाते हैं, वो भी अपना प्यार उनको तो दिखाना ही है, वो तो है, मतलब मेरे को पता लग गया जी। ठीक है, बट वही है, कभी ना कभी तो सर वो जरूर बता के जाएंगे कि सर ये चीज़ है, इसको इम्प्रूव करो, और जरूर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, जय हिंद जी, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय जी, वंस अगेन।